जियांग फेई ने प्लेयर्स के उस ग्रुप की तरफ एक नज़र डाली और फिर अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को सीधा मॉन्स्टर की तरफ मोड़ दिया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। फ्रॉस्ट रिज जायंट रेस एम्पावर्ड लीडर लेवल 50, हेल्थ पॉइंट्स 1,100,000, अटैक पावर 8,800, स्किल्स स्टॉम्प स्मैश जायंट बोल्डर हर्ल अर्थक्वेक, स्टॉम्प stampede on the current target to deal a large amount of damage and lower the target's defense by 30%. Smash instantly attacks the current target to deal a significant amount of damage. Giant boulder hurl. The frost ridge giant picks up the nearest boulder and throws it at the enemy furthest away. The boulder deals 30,000 damage that can be split among the enemies while also causing a 4-second stunning effect. Earthquake. The frost ridge giant shakes the ground, dealing continuous damage to enemies within a 40-meter radius while also disrupting all spells being cast. मॉन्स्टर के पास पहुंचते हुए जियांग फेई ने उसके सारे एट्रीब्यूट्स चेक कर लिए थे। हे ट्वाइलाइट सिटी के ये प्लेयर्स सच में बहुत लकी हैं। एट्रीब्यूट्स देखने के बाद जियांग फेई हल्का सा हंसा। ये प्लेयर्स बहुत स्लो थे, इसलिए लीडर ने अभी तक अपनी दोनों अल्टीमेट स्किल्स एक्टिवेट नहीं की थीं। अगर उसने ऐसा किया होता तो प्लेयर्स का पूरा ग्रुप मारा जाता। खैर, जियांग फेई और इजाबेला के लिए ये मॉन्स्टर ज्यादा मुश्किल नहीं था। माना कि ये उस फोर्थ सेंट बीस्ट से ज्यादा स्ट्रांग था जो जियांग फेई को एक सीक्रेट डंजन में मिला था, लेकिन तब से लेकर अब तक जियांग फेई भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जूम। इससे पहले कि जियांग फेई पास पहुंचता, जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन ने आग का एक बहुत बड़ा गोला उगला जो सीधा मॉन्स्टर पर जाकर लगा। रॉर। घुसपैठिए, तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। हमला होते ही मॉन्स्टर सीधा जियांग फेई की तरफ दौड़ पड़ा। बूम। -14,822। चूंकि जियांग फेई अभी जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठा था, इसलिए यह हमला सीधा ड्रैगन को लगा। एक राइड होने की वजह से जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन का डिफेंस 0 था, इसलिए उसे बहुत भयंकर डैमेज सहना पड़ा। डैम इट! जियांग फेई ने उसी वक्त अपना राइडिंग स्टेटस कैंसिल कर दिया। एक बैटल राइड होने के नाते जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के हेल्थ पॉइंट्स बिल्कुल जियांग फेई के लेवल के बराबर थे। चूंकि जियांग फेई का लेवल 43 था, इसलिए जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के पास सिर्फ 43,000 हेल्थ पॉइंट्स थे। अगर उसे 3 और अटैक्स लग जाते तो वो मर जाता। फिर उसे दोबारा समन करने के लिए जियांग फेई को 2 घंटे तक कूलडाउन रीसेट होने का इंतजार करना पड़ता। वो अगले 2 घंटों तक अपने पैरों पर भागना नहीं चाहता था। जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के अचानक गायब होने से मॉन्स्टर पूरी तरह चौंक गया, और ठीक उसी पल जियांग फेई का हमला भी उस पर हो चुका था। रैपिड फ्रॉस्ट बर्स्ट -9,021, बैश -2,105, -2,089, -2,214। जियांग फेई पहले ही लेवल 43 पर पहुंच चुका था, इसलिए मॉन्स्टर का लेवल ज्यादा होने के बावजूद उसे लेवल का कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था। इसी वजह से जियांग फेई के अटैक्स का असर देखने लायक था। अबिसल फ्लेम -7,815, -650, -650। ठीक उसी वक्त इजाबेला ने भी हमला करना शुरू कर दिया। बैटल में उतरने के तुरंत बाद जियांग फेई ने नोटिस किया कि मॉन्स्टर की बॉडी पर एक लाल रंग का डॉट घूम रहा है। ये ज्यादातर मॉन्स्टर की आंखों, गले और उसके दिल के बीच मूव कर रहा था, जो कि शरीर के सबसे नाजुक हिस्से थे। लेकिन ये लाल डॉट किसी एक जगह पर टिका नहीं रहा। ये बार बार अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बीच उछल रहा था। क्या ये रॉयल डीमंस आइज का पैसिव इफेक्ट हो सकता है? जियांग फेई के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया। इससे पहले उसे अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। उसे पूरा यकीन था कि ये दुश्मन की कमजोरी देखने की उसकी कोई नई एबिलिटी है। अवेकनिंग पिल। जियांग फेई अपने साथ वो यूनिक पोशन लेकर चलने लगा था जिसे 6 फैंस ने बनाया था। इस आइटम ने जियांग फेई की ऑब्जर्वेशनल और सेंसिंग एबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। पहले जियांग फेई इसका इस्तेमाल अपनी क्राफ्टिंग इंप्रूव करने के लिए करता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन के वीक पॉइंट्स पकड़ने के लिए भी कर सकता है। स्लैम। जियांग फेई ने सीधा मॉन्स्टर के दिल पर निशाना लगाया और अपने हैमर से एक जोरदार वार कर दिया। -17,284, क्रिटिकल हिट। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, जियांग फेई का वो वार एक क्रिटिकल हिट साबित हुआ। डैम, इसका डैमेज तो किलिंस फिस्ट इस्तेमाल करने से भी ज्यादा है। जियांग फेई खुशी से झूम उठा। थोड़ी देर की इस लड़ाई में ही उसका रूथलेस बाराज 10 बार स्टैक हो चुका था। उसकी अटैक पावर अब 9,000 के करीब पहुंच चुकी थी। जब भी उसका क्रिटिकल हिट लगता, डैमेज आउटपुट बहुत ही भयंकर होता था। आखिर किलिंस फिस्ट से डैमेज सिर्फ 1.5 गुना बढ़ता था, जबकि एक क्रिटिकल हिट सीधा 2 गुना डैमेज देता था और दुश्मन के कुछ डिफेंस इफेक्ट्स को भी इग्नोर कर देता था। इसलिए अगर जियांग फेई हर बार एक क्रिटिकल हिट मार सके तो वो अपनी बाकी अटैक स्किल्स को छोड़कर सिर्फ नॉर्मल अटैक्स पर फोकस कर सकता था। रॉर। गुस्से से भरी एक दहाड़ के बाद मॉन्स्टर ने पलटवार करना शुरू कर दिया। आखिर फ्रॉस्ट रिज जायंट कोई पंचिंग बैग तो था नहीं। जब उस पर इतने हमले हो रहे थे तो भला वो चुप कैसे बैठता। -11,287, स्मैश। मॉन्स्टर की अटैक स्किल्स सच में बहुत जबरदस्त थीं।
हालांकि जियांग फे के पास 6000 के करीब डिफेंस पॉइंट्स थे, फिर भी उसे 10,000 से ज्यादा का डैमेज पड़ा। अब समझ आया कि वो ग्रुप पहले इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा था। अगर मॉन्स्टर उनके किसी टैंकर पर लगातार 2 बार हमला कर दे तो वो यकीनन उसी वक्त मारा जाएगा। सच कहा जाए तो जियांग फे के मन में उस ग्रुप के टीम वर्क के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट आ गई थी। उन टैंकर्स ने बहुत ही सही टाइमिंग पर अपना टॉन्ट इस्तेमाल किया था। अगर वो जरा सी भी गलती करते तो किसी न किसी की मौत पक्की थी। भले ही मॉन्स्टर बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था, लेकिन जियांग फे अपने 40% नॉर्मल लाइफस्टाइल इफेक्ट की मदद से अपने हेल्थ पॉइंट्स को मेंटेन करने में कामयाब रहा। वो हर क्रिटिकल हिट के साथ 6000 हेल्थ पॉइंट्स रिकवर कर सकता था। और अगर इसमें उसके लाइफ लिंक इफेक्ट को भी जोड़ दिया जाए तो जियांग फे हर टर्न के बाद 7000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स वापस पा रहा था। चूंकि जियांग फे के हमले बहुत तेज और लगातार थे, इसलिए वो अपने कमाल के लाइफस्टाइल और क्रिटिकल हिट रेट के दम पर अपने हेल्थ पॉइंट्स को पूरी तरह स्टेबल रख पा रहा था। डैम, ये बंदा बिना किसी हीलर के अकेले ही लेवल 50 के लीडर से भिड़ रहा है। क्या ये सच में कोई इंसान है? ट्वाइलाइट सिटी के कुछ प्लेयर्स ये नज़ारा देखकर पूरी तरह सन्न रह गए थे। भले ही वो जियांग फे के डैमेज इनपुट और आउटपुट का एग्जैक्ट हिसाब नहीं देख पा रहे थे, लेकिन बिना किसी हीलर के आधे मिनट से ज्यादा टिके रहने की उसकी एबिलिटी से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। दूसरी तरफ उनके खुद के टैंकर्स तो हर टर्न में मॉन्स्टर के हाथों लगभग मारे ही जा रहे थे। डैम इट, खुद को इससे कंपेयर करना सच में बहुत डिप्रेसिंग है। वो टैंकर्स भी जियांग फे की ताकत देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। चूंकि जियांग फे बहुत लंबे समय से ओल्ड मैन हाई की फिस्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए उसके अटैक्स में एक गजब की कंसिस्टेंसी आ गई थी। इसी वजह से वो बहुत तेजी से सटीक वार कर पा रहा था और हर 3 में से 2 बार मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स पर सही निशाना लगा रहा था। नतीजतन उसका क्रिटिकल हिट सक्सेस रेट 67.77% से भी ज्यादा था। ओवरऑल उसका डैमेज 15,000 के पार था, जबकि अबिसल फ्लेम समन करने के बाद इजाबेला भी हर सेकंड 10,000 से ज्यादा का डैमेज दे रही थी। तब तक उन दोनों ने मॉन्स्टर को पूरी तरह से घेर लिया था। अब फ्रॉस्ट रिज जायंट अपना आपा खोने लगा था। रॉर! आधे मिनट बाद जब उसके हेल्थ पॉइंट्स 50% से नीचे पहुंच गए तो फ्रॉस्ट रिज जायंट ने अपनी अल्टीमेट स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अचानक नीचे झुका और अपने हाथों में मिट्टी इकट्ठी करने लगा। देखते ही देखते उस मिट्टी से एक बहुत बड़ा पत्थर बन गया और फिर उस मॉन्स्टर ने वो भारी भरकम पत्थर सीधा उन दोनों की तरफ फेंक दिया। बूम! वो विशाल पत्थर सीधा जियांग फे और इजाबेला पर जाकर गिरा, जिससे उन्हें कुल 30,000 का डैमेज पड़ा। जहां एक तरफ इतना भारी डैमेज बाकी प्लेयर्स की पल भर में जान ले लेता, वहीं जियांग फे और इजाबेला को इससे कोई खास खतरा नहीं था। जियांग फे के पास करीब 43,000 हेल्थ पॉइंट्स थे, जबकि इजाबेला के पास 80,000 से भी ज्यादा। जब ये डैमेज उन दोनों के बीच बटा तो दोनों को सिर्फ 15,000 का डैमेज मिला, जिसका उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। फेंके गए उस विशाल पत्थर से पड़ने वाला डैमेज तो बर्दाश्त करने लायक था, लेकिन उस हमले के साथ आए 4 सेकंड के स्टन ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। -11,752 स्टन होने की वजह से जियांग फे बस चुपचाप मॉन्स्टर को खुद पर पागलों की तरह हमला करते हुए देख सकता था। वो बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर पा रहा था। किस्मत से मॉन्स्टर की अटैक स्पीड बहुत स्लो थी। लगातार 2 हमलों के बाद जियांग फे उस स्टन इफेक्ट से आजाद हो गया, लेकिन अब उसके पास बहुत कम हेल्थ पॉइंट्स बचे थे। सेक्रेड लाइट +23,420। जियांग फे के अटैक्स रुक गए थे, इसलिए उसका रूथलेस बाराज भी स्टैक होना बंद हो गया था। इस वजह से उसके लाइफस्टाइल इफेक्ट से मिलने वाले हेल्थ पॉइंट्स काफी ज्यादा कम हो गए थे। अगले ही पल जान से हाथ धोने से बचने के लिए जियांग फे के पास अपने लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट से एक इक्विपमेंट सेट स्किल एक्टिवेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, ताकि वो अपने 50% हेल्थ पॉइंट्स रिकवर कर सके। भले ही इस स्किल का रिकवरी इफेक्ट ब्लड पूल वाले पिछले इफेक्ट से थोड़ा कमजोर था, लेकिन इसका कूलडाउन पीरियड काफी कम था और इसमें 5 सेकंड का ब्लाइंडिंग इफेक्ट भी शामिल था। अफसोस की बात थी कि फ्रॉस्ट रिज जायंट एक लीडर था और उस पर ज्यादातर डिसेबलिंग स्किल्स काम नहीं करती थीं। इसलिए सेक्रेड लाइट ने सिर्फ जियांग फे के हेल्थ पॉइंट्स रिकवर किए, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई ब्लाइंडिंग इफेक्ट नहीं डाल पाया। अगर जियांग फे अगले हमले को सह लेता तो वो पूरी तरह सेफ हो जाता। इसके बाद उसे बस अपना रूथलेस बाराज दोबारा स्टैक करना था। ऐसा करते ही वो अपनी कमाल की लाइफस्टाइल एबिलिटी से बहुत तेजी से अपने हेल्थ पॉइंट्स वापस पा लेता। कुछ ही छोटे राउंड्स के अंदर जियांग फे का टूटा हुआ रूथलेस बाराज फिर से अपनी पीक पर स्टैक हो गया। उसकी अटैक और लाइफस्टाइल एबिलिटीज एक बार फिर से अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी थीं। जब मॉन्स्टर के हेल्थ पॉइंट्स 20% पर पहुंचे तो उसने अपनी अर्थक्वेक स्किल इस्तेमाल की, लेकिन जियांग फे और इजाबेला को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। चूंकि उन दोनों में से किसी को भी कोई मैजिक स्पेल्स कास्ट नहीं करनी थी, इसलिए चैनलिंग स्पेल्स को तोड़ने वाली मॉन्स्टर की ये एओई स्किल पूरी तरह बेकार थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। 1.5 मिनट के अंदर ही जियांग फे और इजाबेला ने उस फ्रॉस्ट रिज जायंट को धूल चटा दी। डिंग! यू हैव एलिमिनेटेड फ्रॉस्ट रिज जायंट। Obtained 3,370,000 experience points. Obtained 600 gold coins. Ding! As you have killed a monster that belongs to a foreign city, you have obtained an additional 1,000 honor points. है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दूसरी सिटीज के मॉन्स्टर्स को मारने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है, जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा।
हालांकि उसके लिए इन ऑनर पॉइंट्स की कोई खास अहमियत नहीं थी, लेकिन आम प्लेयर्स के लिए सुपीरियर और एपिक ऑनरी इक्विपमेंट बहुत मायने रखते थे। फिर भी पूरी बॉडी पर लेजेंडरी इक्विपमेंट पहने जियांग फे के सामने ये सारे इक्विपमेंट कचरे के बराबर थे। डैम, उसने सच में इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मार गिराया। एक तरफ जहां जियांग फे खुशी से इक्विपमेंट उठा रहा था, वहीं दूर से ये नज़ारा देख रहे ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स शांत नहीं रह सके। अपनी टीम में 20 से भी ज्यादा लोग होने के बावजूद वो उस मॉन्स्टर का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे, और जियांग फे ने अकेले ही उसे 2 मिनट के अंदर ढेर कर दिया। जियांग फे के लिए ये कोई बड़ा चैलेंज भी नहीं लग रहा था। अगर वो सब नॉर्मल प्लेयर्स थे तो उनकी ताकतों के बीच इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता था। अब हम क्या करें? हमारे टीम लीडर ने हमें यहां पहरा देने को कहा था, एक प्लेयर ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। क्या करें? बुलशिट। दूसरे प्लेयर ने अपनी आंखें घुमाई और गिल्ड चैनल के जरिए टीम लीडर को जियांग फे की खबर दे दी। डैम, लेवल 50 के लीडर के साथ सोलो बैटल? मजाक कर रहे हो क्या? भाड़ में जाओ तुम सब। क्या तुम लोग खिसक कर कहीं और चले गए थे और वापस आने पर मॉन्स्टर गायब मिला? क्या इसीलिए तुम ये बकवास बहाना बना रहे हो? जैसे ही उस प्लेयर ने गिल्ड चैनल पर यह खबर दी, पूरा गिल्ड चैनल पल भर में मैसेजेस से भर गया। कई और प्लेयर्स भी इस बातचीत में शामिल हो गए, भले ही उनमें से ज्यादातर को उसकी इस बकवास पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम सच बोल रहे हो? उस वक्त सिर्फ टीम लीडर ही बेचैन नहीं था, खुद गिल्ड मास्टर का खून खौल उठा था। भले ही वो ट्वाइलाइट सिटी का एक सेकेंड रेट गिल्ड था, लेकिन सबके सामने कोई और उनका मॉन्स्टर चुरा ले, ये कड़वा घूंट पीना उनके लिए नामुमकिन था। कचरे के ढेरों उस पर नजर रखो, उसे भागने मत देना, बाकी सब यहां इकट्ठा हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो उतना भी स्ट्रांग है जितना अफवाहों में बताया जाता है, गिल्ड मास्टर ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा। हालांकि डॉनलाइट सिटी के वर्डियोर ग्लाइडर नाम के प्लेयर की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, जिसने अकेले ही 10,000 प्लेयर्स वाले आयरन ब्लड अलायंस से पंगा लिया था, लेकिन ये गिल्ड मास्टर साफ तौर पर इस कहानी को नहीं मान रहा था। उसे यकीन नहीं था कि कोई अकेला इंसान 10,000 लोगों से भिड़ सकता है। जियांग फे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मॉन्स्टर की किल चुराने की उसकी इस हरकत ने एक गिल्ड को अपने 10,000 मेंबर्स के साथ उस पर हमला करने के लिए भड़का दिया था। जियांग फे अभी भी बड़े चाव से अपनी जीत की लूट समेटने में लगा था। फ्रॉस्ट बैटल आर्मर, प्लेट आर्मर लेजेंडरी, फिजिकल डिफेंस प्लस 1258, मैजिक डिफेंस प्लस 952, स्ट्रेंथ प्लस 65, vitality plus 70. Equip allows you to ignore the next physical attack with a 5% chance. Equip allows your attacks to have an additional 30% frost damage. Equip, you will obtain a skill Frost Meteorite. It instantly releases a frost energy to engulf enemies within an 8-meter radius, dealing 1000 frost damage to the enemies and freezing them for 1 second. After the freezing effect, the enemy's movement speed is slowed by 50% for 10 seconds. Cooldown time is 2 minutes. लेवल रिक्वायरमेंट 50। जियांग फे को जो पहला इक्विपमेंट मिला वो एक लेजेंडरी ग्रेट प्लेट आर्मर था। इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही ताकतें थीं। जियांग फे को बस एक ही बात की टेंशन थी कि उसके पास पहले से ही अपनी बॉडी पर एक फुल सेट ऑफ इक्विपमेंट था। उसे अच्छे से पता था कि लेवल 50 पर पहुंचने के बाद भी वो अपना पूरा सेट उतारकर इस फ्रॉस्ट बैटल आर्मर को तब तक नहीं पहनेगा जब तक कि उसे बाकी के और भी तगड़े स्कैटर्ड इक्विपमेंट नहीं मिल जाते। छोड़ो यार, अभी के लिए इसे रख लेता हूं। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। फिलहाल इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। आखिर लेवल 50 तक पहुंचने में अभी भी उसे बहुत लंबा वक्त लगने वाला था। अपनी स्पेशल रिंग में फ्रॉस्ट बैटल आर्मर को रखने के बाद जियांग फे ने मॉन्स्टर की बॉडी से दूसरा इक्विपमेंट उठाया। गाया पावर प्रोटेक्टिव एम्यूलेट नेकलेस एपिक, फिजिकल अटैक प्लस 452, स्ट्रेंथ प्लस 30, वाइटैलिटी प्लस 30। इक्विप डिक्रीजेस द डैमेज यू रिसीव बाय 20%। इक्विप यू ऑब्टेन अ न्यू स्किल गाया शील्ड, summons a layer of protective shield to absorb damage on your behalf. The effect lasts for 30 seconds. Cooldown time is 3 minutes. Level requirement 50. Remark: the Gaia shield can only absorb up to 2x your health points of damage. ये काफी बढ़िया इक्विपमेंट है। लेवल 50 पर पहुंचने के बाद मैं इसे पहनने के बारे में सोच सकता हूं। जियांग फे ने मन ही मन सोचते हुए सिर हिलाया। चूंकि अब उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी और वो मेन टैंकर की अपनी पोजीशन वापस पा सकता था, इसलिए इस तरह के डिफेंसिव इक्विपमेंट उसके फिर से बहुत काम आने वाले थे। रॉर! ड्रैगन की एक जोरदार दहाड़ गूंजी और ऐसा लगा जैसे जियांग फे ने अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को फिर से समन कर लिया है। उसने सारे इक्विपमेंट उठा लिए थे और अब वो उस जगह पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। डैम! वर्डियोर ग्लाइडर यहां से निकलने वाला है। वहां पहरा दे रहे वो 20 प्लेयर्स एकदम से घबरा गए जब उन्होंने देखा कि जियांग फे अपने ड्रैगन पर बैठ चुका है और जाने की तैयारी कर रहा है। क्या? उसे रोको, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। गिल्ड मास्टर ने तुरंत अपने उन 20 गिल्ड मेंबर्स को हुक्म दिया कि वो जियांग फे को जाने से रोकें। डैम! कहना आसान है, हम उसे कैसे रोकें? एक लेवल 50 का लीडर तक उसे नहीं रोक पाया।
हम भला कैसे कामयाब होंगे। अपने गिल्ड मास्टर का ऑर्डर मिलने के बाद उन 20 प्लेयर्स ने अपने दांत पीसे और ये जानते हुए भी कि उनकी कोशिश पूरी तरह बेकार जाएगी, उन्होंने जियांग फे को रोकने का फैसला किया। जियांग फे ट्वाइलाइट सिटी के उन प्लेयर्स को अपनी तरफ आता देख थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता था। अगर वो पहले कभी मिले भी थे तो बस इसी वजह से कि शायद उसने उनका बॉस छीना होगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लड़ने के इरादे से आए हैं। जियांग फे उत्सुकता से उनके पास आने का इंतजार करने लगा। फिर उसने पूछा, हाँ बताइए, क्या बात है। इस ग्रुप को लीड कर रहा वॉरियर थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। उनका काम जियांग फे को बातों में उलझाए रखना था ताकि वो यहां से जा ना सके। साफ था कि वो जोर जबरदस्ती करके उसे नहीं रोक सकते थे। जियांग फे अकेले ही किसी भी बॉस को मार गिराने का दम रखता था। अगर वो उससे भिड़ते तो 1 मिनट से भी कम समय में मारे जाते। मास्टर, क्या आप डॉनलाइट सिटी के वर्डियो ग्लाइडर हो? उसी वक्त ग्रुप में से एक छोटा मोटा मैजिशियन बड़ी सी इज्जत के साथ जियांग फे की तरफ बढ़ा। जियांग फे थोड़ा चौंका। जब उसे याद आया कि वो अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठा है तो उसे तुरंत समझ आ गया कि इन लोगों ने उसे कैसे पहचाना। अब जब उसकी पहचान खुल ही गई थी तो कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने सिर हिलाया और हाँ कह दिया, मास्टर, मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। उस छोटे मोटे लड़के ने जियांग फे को बड़ी एडमिरेशन से देखते हुए कहा। मोटे, ये क्या कर रहा है तू? टेम्पररी लीडर बने उस वॉरियर ने पार्टी चैट में पूछा। और क्या करूं, हमें उसे यहां रोकना है। लड़कर तो हम पक्का हारेंगे, इसलिए यही एक तरीका बचा है, उस छोटे मोटे ने थोड़ा चिढ़ते हुए पार्टी चैट में जवाब दिया। फिर वो दोबारा जियांग फे की मक्खनबाजी में लग गया। हो, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना फेमस हूं। जियांग फे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन लोगों के इरादे कितने घटिया हैं। उसे सच में लगा कि ये उसके फैंस हैं। सेलिब्रिटी बनने का उसका सपना अचानक सच हो गया था और वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। भले ही जियांग फे मेटा ह्यूमन कम्युनिटी से जुड़ चुका था, लेकिन वो बाकी मेटा ह्यूमन से काफी अलग था। 2 महीने पहले तक वो बस एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट था। इतने कम समय में उसकी मेंटालिटी बदलना इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब बात खुद की तारीफ सुनकर मिलने वाली खुशी की हो। जियांग फे को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। स्वूश, जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की सवारी कर रहा जियांग फे नीचे कूद गया। फिर उसने उस छोटी सी किताब पर साइन कर दिया जो उस मोटे लड़के ने निकाली थी। जियांग फे के जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन से नीचे उतरते ही मोटे ने मौका देखकर उससे फालतू के सवाल पूछने शुरू कर दिए। ज्यादातर सवालों का कोई सिर पैर नहीं था, उसे बस जियांग फे को जाने से रोकना था। चूंकि जियांग फे ने काफी देर से अपनी माउंट की सवारी नहीं की थी, इसलिए सिस्टम ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दिया। प्लेयर्स अपनी माउंट समन करके कुछ देर तक बिना इस्तेमाल किए छोड़ सकते थे। माउंट सिस्टम इसकी इजाजत देता था, लेकिन अगर प्लेयर्स बहुत देर तक अपनी माउंट को हाथ न लगाएं तो सिस्टम उसे डिसमिस कर देता था। फ्यू, जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को गायब होता देख उस मोटे ने राहत की सांस ली। अब जब बड़ी आर्मी आएगी तो वर्डियो ग्लाइडर के लिए उड़कर भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मोटा लड़का काफी स्मार्ट था। नॉर्मल माउंट्स को समन करने में प्लेयर्स को 3 सेकंड का कास्टिंग टाइम लगता था। उन्हें बस जियांग फे को कुछ और सेकंड्स के लिए रोकना था ताकि उसे इस बात की भनक न लगे कि एक बहुत बड़ी आर्मी उस पर हमला करने आ रही है और वो भागने की कोशिश न करे। तब तक जियांग फे अपनी माउंट समन नहीं कर पाएगा और उनका मिशन पूरा हो जाएगा। अफसोस कि जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को पल भर में समन किया जा सकता था। माना कि उसमें 3 सेकंड का डिले था, लेकिन एक सीटी बजाने के बाद जियांग फे को कोई गाइडिंग नहीं करनी पड़ती थी। भले ही मोटे का प्लान बहुत बढ़िया था, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। अपनी तारीफें सुनकर जियांग फे हवा में उड़ रहा था और उसे बहुत मजा आ रहा था। बातों ही बातों में उसे पता भी नहीं चला कि उस मोटे के साथ गप्पे मारते हुए आधा घंटा बीत गया, जब तक कि इजाबेला ने अचानक उसे नहीं टोका। बहुत सारे एडवेंचरर्स इस तरफ भागे आ रहे हैं, हम घिर चुके हैं, इजाबेला ने ठंडी आवाज में कहा। जियांग फे भले ही नौसिखिया था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। जब उसने सुना कि बहुत सारे प्लेयर्स ने उन्हें घेर लिया है तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। मोटे, मानना पड़ेगा, तूने मुझे बढ़िया फंसाया। जियांग फे ने मोटे की तरफ देखकर ताना मारा। है फे भाई, मैं तो बस अपने बॉस के ऑर्डर्स मान रहा था, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मोटा लड़का पीछे खिसकते हुए घबराहट में हंसा। उसे डर था कि कहीं जियांग फे उसे पल भर में जान से ना मार दे। HMPH, तो तुम लोग आज मुझे मारने का प्लान बना रहे हो? ठीक है, फिर खेलते हैं। इस वक्त जियांग फे को काफी गुस्सा आ रहा था। इससे पहले वो सच में बहुत खुश था। उसे लगा कि वो सेलिब्रिटी बन गया है और उसके भी फैंस हैं। लेकिन ये सब तो बस एक मीठा जहर था। ये लोग मक्खन लगाकर उसे बेवकूफ बना रहे थे। एक जोरदार सीटी बजी और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन आसमान से उड़ता हुआ नीचे आया और जियांग फे के बगल में आराम से उतर गया। फक, वो मोटा पूरी तरह शॉक में था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जियांग फे बिना गाइड किए अपनी माउंट समन कर लेगा। मोटे, मैं तुझे आज नहीं मारूंगा,
तू अपनी आंखों से देखना कि मुझे यहां रोक कर रखने का अंजाम क्या होता है। जियांग फे ने मोटे को घूर कर देखा। फिर उसने लगाम खींची और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन ने उड़ान भर ली। आसमान में ऊंचाई पर पहुंचते ही जियांग फे को उन सारे प्लेयर्स का पूरा नजारा दिखने लगा जिन्होंने उसे घेर रखा था। ऐसा लग रहा था कि इस मीडियम साइज के गिल्ड ने अपने सारे मेंबर्स को बुला लिया था। वहां 20,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। उन सबने जियांग फे को चारों तरफ से घेर लिया था और उसे मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बेला, क्या तुम पार्टी के लिए तैयार हो? जियांग फे बड़ी ही खतरनाक मुस्कान के साथ बोला। हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इजाबेला की आंखों में एक लाल चमक कौंध उठी जो नेफिलिम्स की एक खास निशानी थी। आ जाओ, आज मैं तुम सबको दिखाता हूं कि इनविंसिबल होने का मतलब क्या होता है। जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को नॉर्थ की तरफ मुड़ने का इशारा किया। वो सीधा उन प्लेयर्स की तरफ बढ़ रहे थे जो पीछे खड़े थे। ये सबसे कमजोर क्लैरिक्स और मैजिशियंस थे। इससे पहले जियांग फे कभी भी इतने सारे प्लेयर्स से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था और उसकी वजह बहुत साफ थी। भले ही उसका डिफेंस बहुत हाई था, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। उसके पास चाहे कितने भी हेल्थ पॉइंट्स क्यों ना हो, वो देर सवेर मारा ही जाता। लेकिन अब जियांग फे के पास क्रिम्सन रीपर था। इस केप के मिलने के बाद जियांग फे की लाइफस्टील कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा उसका लाइफस्टील सिर्फ उसे ही हील नहीं करता था, बल्कि आसपास के एलाइज को भी हील करता था। चूंकि जियांग फे और इजाबेला दोनों के पास ही बहुत तगड़ा डिफेंस और भर भर के हेल्थ पॉइंट्स थे, इसलिए वो सच में इनविंसिबल थे। चार्ज! जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन आसमान से सीधा नॉर्थ में खड़े उन रेंज्ड अटैकर्स और क्लेरिक्स की तरफ झपटा। डैम! वो हमारी तरफ आ रहा है। नॉर्थ में खड़े प्लेयर्स तुरंत चिल्ला उठे। पहले जब उन्होंने उस मोटे को ये कहते सुना कि वर्डियोर ग्लाइडर अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठ चुका है, तो सबको लगा कि जियांग फे भागने वाला है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जियांग फे उन पर पहले हमला कर देगा। पफ! इससे पहले कि जियांग फे हमला कर पाता, जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन ने आग उगलनी शुरू कर दी थी। फ्लेम रेन! इजाबेला ड्रैगन की पीठ पर खाली नहीं बैठी थी। इंसान के सिर जितने बड़े आग के गोले उन रेंज्ड अटैकर्स के सिर पर बरसने लगे जिनके हेल्थ पॉइंट्स पहले से ही कम थे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरा इलाका साफ हो गया। किल! जमीन पर उतरते ही जियांग फे ने सीधे जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को डिसमिस कर दिया। आखिर ये माउंट उसके सामने बहुत कमजोर था। डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन! चूंकि अब वो दुश्मनों से घिर चुके थे, इसलिए इजाबेला ने स्पेल्स कास्ट करना बंद कर दिया। इसकी बजाय उसने डीमन फ्लेम समन की और जियांग फे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगी। दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद जियांग फे को रोकना नामुमकिन था। फिजिकल प्लेयर्स उसका डिफेंस बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहे थे। एक एवरेज मैजिशियन उसे सिर्फ 2 अंकों का डैमेज दे पा रहा था। जियांग फे के पास 40,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे, इसलिए इन हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जियांग फे के हमले बहुत ही विनाशकारी थे, खासकर तब जब उसका रूथलेस बाराज 10 बार स्टैक हो चुका था। जियांग फे के छूते ही लगभग वो सारे रेंज्ड प्लेयर्स मारे जा रहे थे। ऐसा कोई नहीं था जो जियांग फे के 2 से ज्यादा वार झेल सके। डैम! उससे मत लड़ो। उसे कंट्रोल करो। उसे डिसेबलिंग स्किल्स से रिस्ट्रिक्ट करो। उनका कमांडर बेवकूफ नहीं था। भले ही वो ताकत के मामले में जियांग फे के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। ज्यादा लोगों का मतलब था ज्यादा डिसेबलिंग स्किल्स, इसलिए वो जियांग फे को स्टन कर करके पक्का मार सकते थे। जियांग फे पर एक के बाद एक डिसेबलिंग स्किल्स कास्ट की जाने लगीं। उसका लेवल ज्यादा होने की वजह से जियांग फे ने उनमें से कुछ को रेजिस्ट कर लिया, लेकिन वो अभी सिर्फ लेवल 43 पर था। भले ही उसका लेवल उसे घेरे हुए इन प्लेयर्स से ज्यादा था, फिर भी ये डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं था। इसलिए इतनी सारी डिसेबलिंग स्किल्स की मार पड़ने की वजह से जियांग फे बहुत जल्द ही स्टक हो गया। उस पर अटैक करो! नॉर्थ में उस विशाल आर्मी को कमांड कर रहा लीडर जियांग फे को फंसा हुआ देखकर तुरंत खुश हो गया। माना कि वर्डियो ग्लाइडर काफी टैंकी था, लेकिन उनके पास नंबर्स का फायदा था। जब तक जियांग फे अपने लाइफस्टील के जरिए अपने हेल्थ पॉइंट्स रिस्टोर नहीं कर पाता, तब तक वो उसे आधे मिनट से भी कम समय में मार गिराएंगे। HMPH! जियांग फे ने फुफकारते हुए कहा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वो ऐसे किसी खतरनाक सिचुएशन में फंसने वाला है। उसने तुरंत अपने मुंह में रखा एंट मिल्क निगल लिया। जियांग फे के एंट मिल्क निगलते ही सारे एबनॉर्मल स्टेटसेस पूरी तरह हट गए। मौके का फायदा उठाते हुए जियांग फे ने एक और एंट मिल्क अपने मुंह में रख लिया, ताकि अगर उसके मूवमेंट्स फिर से रिस्ट्रिक्ट हों तो वो पूरी तरह तैयार रहे। जियांग फे को फंसा हुआ देखकर ट्वाइलाइट सिटी के ये प्लेयर्स बड़ी खुशी से उसे घेरने ही वाले थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर जियांग फे पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। बैंडिट्स! उसे स्टन करो! कमांडर ने बिना कोई देरी किए फैसला लिया। जब उसे समझ आया कि डिसेबलिंग स्किल्स काम नहीं कर रही हैं, तो उसने तुरंत बैंडिट्स को आगे जाकर जियांग फे को रिस्ट्रिक्ट करने का ऑर्डर दे दिया। ये तो गड़बड़ है। जियांग फे की त्योरियां चढ़ गईं। उसे मैजिशियंस की डिसेबलिंग स्पेल्स का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो ऐसी स्पेल्स का असर खत्म करने के लिए पोशंस इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अगर वो स्टन हो गया तो पोशंस भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। गॉड्स राथ! -49,731 -49,731
-49,731। दर्जनों बैंडिट्स को अपनी तरफ आता देख जियांग फेई ने सीधा अपनी सबसे पावरफुल एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल का इस्तेमाल कर दिया। गॉड्स रात का डैमेज उसके टोटल हेल्थ पॉइंट्स और अटैक पावर के बराबर था। इस स्किल ने लगभग 50,000 का डैमेज दिया। बैंडिट्स तो छोड़ो, अच्छे खासे टैंकी वॉरियर्स भी पल भर में मारे जाते। इस जबरदस्त मूव के बाद जियांग फेई से 20 मीटर के दायरे का पूरा इलाका एकदम साफ हो गया था। बच्चे, अब तेरी बारी। जियांग फेई उस लीडर को मारने के लिए बेताब था जो भीड़ में छुपकर ऑर्डर्स दे रहा था। अपने आसपास के मेली अटैकर्स को निपटाने के बाद जियांग फेई ने तुरंत उस लीडर पर वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल कर दिया। -34,689। चूंकि वो रूथलेस बाराज को 10 बार स्टैक कर चुका था, इसलिए जियांग फेई की अटैक पावर लगभग 9,000 पहुंच चुकी थी। और जब इसके साथ वाइल्ड चार्ज का इफेक्ट जुड़ा जिसने उसके डैमेज को 4 गुना कर दिया, तो जियांग फेई ने पलक झपकते ही उस लीडर को मार गिराया। अपना कमांडर खो देने के बाद ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से जियांग फेई को घेर कर नहीं रख पा रहे थे। अभी जो हुआ था उससे जियांग फेई ने भी सबक सीख लिया था। अब वो एक जगह पे टिका नहीं रहा। उसकी जगह उसने इजाबेला को साथ लिया और पूरे इलाके में घूम घूम कर ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स के बीच तबाही मचानी शुरू कर दी। भले ही जियांग फेई का ब्लेजिंग हैमर सिर्फ 1 फुट लंबा था, लेकिन लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट्स के बफ ने उसकी अटैक रेंज दोगुनी कर दी थी। इसके अलावा उसके अटैक्स में क्लीव इफेक्ट भी था। भीड़ के बीच वो किसी मीट ग्राइंडर की तरह लग रहा था। हर तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी थीं। एक सीटी की आवाज गूंजी और अगले ही पल जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन एक बार फिर आसमान से नीचे उतर आया। बेला, चलो यहां से। जियांग फेई कूदकर जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठा और फिर इजाबेला को अपने पीछे बिठाकर तेजी से आसमान की तरफ उड़ गया। वो बड़ी आसानी से ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स की अटैक रेंज से बाहर निकल गए। चार्ज। उड़ान भरने के बाद जियांग फेई वहां से भागा नहीं। चूंकि ये मीडियम साइज्ड गिल्ड उसकी जान लेना चाहता था, इसलिए उसने इन्हें एक गहरा सबक सिखाने का प्लान बनाया ताकि फ्यूचर में एम्पीरियल ड्रैगन के लिए ट्वाइलाइट सिटी के मामलों में दखल देने का रास्ता साफ हो सके। कुछ देर तक चक्कर लगाने के बाद जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन ने जियांग फेई के कंट्रोल में सीधा नीचे गोता लगाया और ईस्ट में खड़े प्लेयर्स के ग्रुप की तरफ झपटा। पहले ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स ने जियांग फेई को भागने से रोकने के लिए उसे चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन अब उनकी यही पोजीशंस जियांग फेई के लिए उन्हें तबाह करने का मौका बन गई थीं। जियांग फेई अच्छे से जानता था कि वो सारे 20,000 प्लेयर्स को नहीं मार सकता। उसके मारने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेज तो उनके रिवाइव होने की स्पीड थी। उन सबको मारना नामुमकिन था। उसे बस उनके दिमाग में एक बात गहराई तक बैठानी थी कि वर्डियो ग्लाइडर इनविंसिबल है। वो जितनों को चाहे मार सकता है। अगर वो जाना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। पाफ। दुश्मनों की तरफ बढ़ते हुए जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन ने आग उगलनी शुरू कर दी। उसके तुरंत बाद इजाबेला की फ्लेम रेन भी बरसने लगी। लैंडिंग एरिया साफ करने के बाद जियांग फेई ने एक बार फिर जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को डिसमिस कर दिया। फिर उसने और इजाबेला ने मिलकर प्लेयर्स को बड़ी बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। चूंकि जियांग फेई का लेवल थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैजिक स्पेल्स के खिलाफ उसका रेजिस्टेंस काफी तगड़ा था। अगर वो फंस भी जाता तो वो एंट मिल का इस्तेमाल करके अपने एबनॉर्मल स्टेटस को हटा सकता था। इसके अलावा लगातार कई डिसेबलिंग स्किल्स की मार खाने के बाद जियांग फेई को सिस्टम का डिफॉल्ट डिसेबलिंग रेजिस्टेंस इफेक्ट मिल जाता, जिसके बाद दुश्मनों की डिसेबलिंग स्पेल्स का उस पर असर होना और भी मुश्किल हो जाता। बैंडिट्स से जियांग फेई को ज्यादा खतरा था, लेकिन उस मिस्टीरियस रिंग के होने की वजह से ये इनविजिबल बैंडिट्स उसे साफ दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि वो उसे स्टन कर पाते, जियांग फेई उन्हें ढूंढकर मार गिराता था। जियांग फेई के पास रैपिड फ्रॉस्ट बर्स्ट और गॉड्स रैथ जैसी 2 एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल्स थीं, इसलिए अगर बैंडिट्स एक बड़े ग्रुप में भी उस पर हमला करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसी वजह से उसे स्टन करने की कोशिश कर रहे ये बैंडिट्स उसके पास तक नहीं फटक पा रहे थे। दुश्मनों को बुरी तरह तड़पाने के बाद जियांग फेई ने गॉड्स रात इस्तेमाल करके पूरा इलाका साफ कर दिया। फिर उसने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और एक बार फिर हवा में उड़ गया। वो बार बार ट्वाइलाइट सिटी की आर्मी पर हमला करता रहा। असल में जियांग फेई ने कुल मिलाकर सिर्फ 1 या 2,000 प्लेयर्स को ही मारा था, लेकिन तब तक ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे थे। वर्डियो ग्लाइडर किसी ऐसे गॉड ऑफ वॉर की तरह था जिसे हराना नामुमकिन था। उसे हरा पाना उनके बस की बात नहीं थी। हर बार जब वो किसी खास इलाके की तरफ बढ़ता तो वो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देता। फिर वो बड़ी आसानी से अपनी माउंट को समन करके वापस आसमान में उड़ जाता। भले ही उनके पास गिनती में ज्यादा होने का फायदा था, लेकिन दसियों हजार लोगों के लिए एक ही समय पर एक अकेले प्लेयर पर हमला करना नामुमकिन था। सिर्फ करीब 110 लोग ही एक साथ जियांग फेई से लड़ सकते थे, और इससे वर्डियो ग्लाइडर को जरा भी खतरा नहीं होने वाला था। हाँ, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के साथ एक बार फिर आसमान में पहुंचने के बाद जियांग फेई खुशी से हंसने लगा। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा जोश में था। वो महान कवि ली बाई की कविता ओ टू गैलेंट्री के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। माथे पर कसकर बंधा हेडबैंड, कमर पर लटकती एक चमकती हुई तलवार, चांदी की काठी वाले सफेद घोड़े पर सवार किसी उल्कापिंड की तरह सड़कों पर दौड़ता हुआ, हर 10 कदम पर एक आदमी को मारता हुआ बिना कोई निशान छोड़े हजारों मील का सफर।
अपने कपड़े ठीक करता है और निकल जाता है, अपने कर्म और शोहरत को अपने ही अंदर गहराई में दबाए। HMPH, आज मैं तुम लोगों को बस एक सबक सिखाऊंगा। अगर फ्यूचर में तुमने फिर से मुझसे पंगा लेने की जुर्रत की तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद जियांग फे ने एक रीजनल ब्रॉडकास्ट किया। फक। इस वक्त गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा खफा लग रहा था। पहले उसे यकीन नहीं था कि जियांग फे इतना ताकतवर है। वो वर्डियोर ग्लाइडर को मारने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन अब वर्डियोर ग्लाइडर को मारना तो दूर, उसके हजारों लोग खुद मारे जा चुके थे। इसके अलावा इस वक्त वर्डियोर ग्लाइडर जीत की खुशी में उनके सिर के ऊपर उड़कर उन्हें चिढ़ा रहा था, लेकिन उसमें पलटकर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। ये गिल्ड मास्टर अच्छे से जानता था कि अगर वो आगे आकर कुछ भी बोलता है तो या तो उसे अपनी हार माननी पड़ेगी या फिर उसे वहीं मौके पर ही मार दिया जाएगा। इसके सिवा कोई तीसरा रास्ता था ही नहीं। मौजूदा हालात को देखते हुए वर्डियोर ग्लाइडर को मारना नामुमकिन था। एक अकेले इंसान के लिए दसियों हजार लोगों को मारना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं थी, लेकिन लोगों को मारने के बाद जियांग फे के बार बार वापस आसमान में उड़ जाने से गिल्ड का मोराल बुरी तरह टूट चुका था। इस वक्त बहुत से गिल्ड मेंबर्स पहले से ही कंप्लेन कर रहे थे। इन प्लेयर्स को लग रहा था कि गिल्ड मास्टर ने राई का पहाड़ बना दिया है, जिसकी वजह से गिल्ड को इतना नुकसान उठाना पड़ा। कल आयरन ब्लड अलायंस तक ने वर्डियोर ग्लाइडर से भिड़ने की हिम्मत नहीं की थी। उनके इस सेकेंड रेट गिल्ड ने खुद आगे बढ़कर वर्डियो ग्लाइडर से पंगा लिया और अपनी बर्बादी को न्योता दे दिया। देखा जाए तो ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उनके गिल्ड मास्टर ने खुद मुसीबत मोल ली थी। आसमान में मौजूद जियांग फे को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। भले ही उसका इस तरह से गुस्सा निकालने से गिल्ड की ताकत पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन इससे गिल्ड के हौसले पस्त हो गए थे। अब ज्यादातर प्लेयर्स अपने गिल्ड मास्टर की लीडरशिप स्किल्स पर शक करने लगे थे। जियांग फे अपने नीचे डर से कांपते ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स को देखकर जोर से हंसने लगा। फिर वो जीत की खुशी मनाते हुए वहां से उड़ गया। इस मीडियम साइज्ड गिल्ड का मोराल पूरी तरह टूट चुका था। अब इस गिल्ड का क्या होने वाला था, इससे जियांग फे को कोई लेना देना नहीं था। खैर, इस बैटल के बाद जियांग फे ऑफिशियली फेमस हो चुका था। पहले जियांग फे सिर्फ डॉनलाइट सिटी में फेमस था। पिछली माना नोट बैटल में असल फेम इजाबेला को मिली थी। जियांग फे तो बस एक सपोर्टिंग रोल निभा रहा था, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। भले ही उसके सामने 20,000 लोगों की आर्मी थी, फिर भी इनविंसिबल जियांग फे जितनों को मारना चाहता था उन्हें मारकर आराम से वहां से निकल गया। दसियों हजार लोग भी उसे रोक नहीं पाए। जब ये वीडियो फोरम पर पोस्ट हुआ तो वर्डियो ग्लाइडर रातों रात फेमस हो गया। इस वक्त जियांग फे अपनी ही धुन में इजाबेला के साथ हंसते हुए बातें करने में बिजी था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अचानक से एक ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन चुका है। इतने कम समय में उसका सपना सच हो गया था। इसके अलावा उसके फैंस भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। यहां तक कि कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स को भी उसके बारे में पता चल गया था। किसी ताकतवर इंसान को पूजना इंसानों की फितरत होती है, खासकर गेमिंग कम्युनिटी में। जियांग फे जैसे टॉप प्लेयर को पूजने के लिए हर कोई बेताब था, जो इतना पावरफुल था कि उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन जहां एक तरफ जियांग फे को फेम मिली, वहीं अनजाने में उसने अपने कई दुश्मन भी बना लिए थे। वो प्रोफेशनल प्लेयर्स जियांग फे से चिढ़ने लगे थे। इन प्रोफेशनल प्लेयर्स की नज़रों में वर्डियोर ग्लाइडर के पास बस अच्छे इक्विपमेंट थे और वो इसी का फायदा उठाकर कुछ बिगिनर्स को बुली कर रहा था। अगर वो उसे 1-on-1 चैलेंज करते तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो उसे पक्का हरा देंगे। वर्डियोर ग्लाइडर इतने फेम के लायक बिल्कुल नहीं था। जियांग फे को बिल्कुल नहीं पता था कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर उसे पता भी होता तो वो पक्का उन्हें इग्नोर कर देता। भले ही वो फेमस होने और इतने सारे फैंस मिलने से बहुत खुश था, लेकिन वो गेम्स को लेकर इतना भी सीरियस नहीं था। जियांग फे के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल प्लेयर्स सच में उसे चैलेंज करना चाहते थे तो जियांग फे को भी उन्हें सबक सिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें सच में बहुत मजा आया। भले ही जियांग फे और इजाबेला काफी दूर निकल आए थे, लेकिन जियांग फे अभी भी काफी खुश लग रहा था। हो, तुम देर सवेर इन बैटल डेज से पक्का थक जाओगे। इजाबेला ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पास्ट की याद आ गई हो। शायद जियांग फे जानता था कि इजाबेला नहीं चाहती कि वो लाइट और डार्क फैक्शंस के बीच चल रही वॉर में पड़े। आखिर इस वॉर में लड़ने वाला हर कोई बहुत पावरफुल था। अगर जियांग फे जैसा कोई छोटा मोटा प्लेयर इस वॉर में शामिल होता तो वो बस बलि का बकरा ही बनता। जियांग फे ने रोजेट रोज को मैसेज किया और गिल्ड की डेवलपमेंट के बारे में पूछा। जियांग फे को वो सब पता चल गया जो डॉनलाइट सिटी में चल रहा था। बदकिस्मती से ट्वाइलाइट सिटी की टेलीपोर्टेशन पॉइंट क्वेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। जियांग फे चाहकर भी वापस नहीं जा सकता था। जब वो यूं ही बिना किसी मंजिल के उड़ रहे थे तो जियांग फे की नजर अचानक एक ग्रीन नाम वाले एनपीसी पर पड़ी, जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चूंकि वो ट्वाइलाइट सिटी में थे, इसलिए ज्यादातर एनपीसीएस न्यूट्रल थे और उनके नाम येलो थे। इस तरह के ग्रीन नाम वाले फ्रेंडली एनपीसी का मिलना सच में बहुत रेयर था। अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को जमीन पर उतारने के बाद जियांग फे ने देखा कि एक बूढ़ा मेल एनपीसी नदी के किनारे मछली पकड़ रहा है। प्रोटैगोरस ह्यूमन ओवरलॉर्ड, लेवल 98, हेल्थ पॉइंट्स 100%,
रिमार्क्स, द लीडर ऑफ द स्कूल ऑफ द वाइज। चूंकि ये एक फ्रेंडली एनपीसी था, इसलिए मिस्टीरियस रिंग ने बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी। कॉम्बैट स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन गायब थी। EHH, ये बूढ़ा आदमी कौन है? जियांग फेई ने कंफ्यूज होकर इजाबेला की तरफ देखा। आखिर ये एनपीसी एक लेवल 98 का ओवरलॉर्ड था। नन्ही, नेफिलिम प्रिंसेस इजाबेला ने पक्का इसके बारे में पहले कभी सुना होगा। हो नन्ही, ईसा हम कुछ सालों से नहीं मिले हैं। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई कि मैं कौन हूं? अब इंतजार किस बात का कर रही हो? अपने इस छोटे एडवेंचरर दोस्त को यहां ले आओ। इससे पहले कि इजाबेला कुछ बोल पाती, वो बूढ़ा आदमी पलटा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जियांग फेई ने कंफ्यूज होते हुए इजाबेला से पूछा। हाँ, इजाबेला ने सिर हिलाया और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की पीठ से नीचे कूद गई। जियांग फेई ने तुरंत अपनी माउंट को डिसमिस किया और इजाबेला के पीछे पीछे उस एनपीसी बूढ़े की तरफ चल दिया। हेलो योर रॉयल हाइनेस प्रोटैगोरस, इजाबेला ने बड़ी इज्जत के साथ उस बूढ़े आदमी के सामने झुककर सलाम किया। अरे नन्ही ईसा, तुम्हें मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये यंग एडवेंचरर तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड है? प्रोटैगोरस ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्वूश, इजाबेला इतनी ज्यादा शर्मा गई कि उसका छोटा सा चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाना चाहती थी। भले ही वो बहुत एम्बैरस थी, फिर भी उसकी नजरें जियांग फेई की तरफ गईं और उसने बड़ी झिझक के साथ उसे देखा। जियांग फेई को भी थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उसने तुरंत इस बात से इनकार नहीं किया। जियांग फेई के इनकार ना करने पर इजाबेला ने राहत की सांस ली। उसी वक्त उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। नन्ही, ईसा तुम्हारे पिता कैसे हैं? इस वक्त प्रोटैगोरस ने उस ऑकवर्ड माहौल को थोड़ा हल्का किया। मैंने बहुत लंबे समय से अपने पिता को नहीं देखा है, इजाबेला ने अपना सिर हिलाया। जब से वो रेजरेक्ट हुई थी तब से वो बस जियांग फेई के ही साथ घूम रही थी। जाहिर है कि उसे नेफिलिम किंग से मिलने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा इजाबेला को नेफिलिम किंग का सामना करने से थोड़ा डर भी लग रहा था। आखिर चाहे जो भी हो, वो अभी जियांग फेई की पेट थी। अगर वो सच में नेफिलिम किंग से मिलने जाती तो हो सकता था कि नेफिलिम किंग को गुस्सा आ जाता और वो जियांग फेई को नुकसान पहुंचा देते। ओह अच्छा, मैंने फोर्थ प्रिंस के बारे में सुना। एक बार फिर प्रोटैगोरस ने कर्टिस की बात छेड़ दी, जो अभी अभी मारा गया था। फक, तुम कहां से वाइज हो? जियांग फेई ने गुस्से में मन ही मन सोचा। ये बूढ़ा आदमी सीधा दुखती रग पर हाथ रख रहा था। जियांग फेई को सच में इस बूढ़े में जरा सी भी समझदारी नजर नहीं आ रही थी। मैंने भी आज ही अपने भाई के असैसिनेशन की खबर सुनी है। हम नेफिलिम्स इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इजाबेला की एक्टिंग काफी जबरदस्त थी। उसे और जियांग फेई को कर्टिस के असैसिनेशन का आधा मुजरिम माना जा सकता था। लेकिन इस वक्त इजाबेला की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से से आग बबूला हो। साय, इसका ज्यादातर इल्जाम तुम्हारे पिता पर आना चाहिए। उनके लाड़ प्यार ने ही तुम्हारे भाई को बर्बाद किया। प्रोटैगोरस ने एक गहरी सांस ली। फिर वो जियांग फेई की तरफ मुड़ा और पूछा, सीनियर उयेजी कैसे हैं? ये नाम सुनकर जियांग फेई पहले तो थोड़ा पजल हो गया। फिर उसे याद आया कि ये ओयेजी उसका वो सुपर इररिस्पॉन्सिबल क्लास इंस्ट्रक्टर था। वो शायद ठीक ही होंगे। जियांग फेई बहुत अनश्योर लग रहा था क्योंकि वो अब तक अपने इंस्ट्रक्टर से सिर्फ 3 बार ही मिला था। ओयेजी नाम के लिए उसका इंस्ट्रक्टर था, लेकिन जियांग फेई उसके इतने भी करीब नहीं था। साय, छोड़ो उस बात को, वो बूढ़ा अपनी मर्जी से कहीं भी आता जाता रहता है। तुमसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। प्रोटैगोरस ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। एक्चुअली ये बूढ़ा इतना भी बुरा नहीं है। प्रोटैगोरस के जियांग फेई के क्लास इंस्ट्रक्टर के बारे में पूछने के बाद जियांग फेई खुद से सहमत होते हुए सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसी वक्त उसके मन में इस बूढ़े के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट भी आ गई। ये बूढ़ा आदमी एक ओवरलॉर्ड था, इसलिए अगर वो जियांग फेई के जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन स्केल को देखकर हैरान नहीं हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बूढ़े ने जियांग फेई को देखते ही पहचान लिया था कि वो एक एडवेंचरर है, लेकिन इसमें भी कोई नई बात नहीं थी। हालांकि किसी के लिए भी एक नज़र में ये बता पाना पक्का आसान नहीं था कि जियांग फेई का इंस्ट्रक्टर ओयेजी है। इससे पहले जियांग फेई ने इजाबेला और ब्लैक ड्रैगन प्रिंस एनेड स्ट्राशा से ओयेजी के बारे में पूछा था, लेकिन उन दोनों ने ही ओयेजी का नाम कभी नहीं सुना था। आज जियांग फेई की मुलाकात इस बूढ़े आदमी से हुई। जब भी ये बूढ़ा बात करता, जियांग फेई साफ तौर पर उसकी बातों से महसूस कर सकता था कि इस बूढ़े के मन में नेफिलिम किंग के लिए कोई खास रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन जियांग फेई के इंस्ट्रक्टर के लिए उसके मन में बहुत इज्जत थी। ये बात तो सबको पता थी कि नेफिलिम किंग एक असली सेलेस्टियल रैंक्ड एनपीसी है, लेकिन प्रोटैगोरस के बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे नेफिलिम किंग बस उसके बराबर का कोई इंसान हो। इसलिए जियांग फेई अपने इस मिस्टीरियस इंस्ट्रक्टर के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था। ओयेजी में आखिर ऐसा क्या खास था जो वो प्रोटैगोरस की रिस्पेक्ट के लायक था? सच कहूं तो जियांग फेई बहुत लंबे समय से अपने स्किल इंस्ट्रक्टर की आइडेंटिटी जानने के लिए क्यूरियस था। गेम खेलना शुरू करने के बाद से जियांग फेई कई बड़े बिग शॉट से मिल चुका था। वो इतने सारे ओवरलॉर्ड बिग बॉसेस से मिला था कि उनकी कोई गिनती ही नहीं थी।
लेकिन अपने उस मिस्टीरियस इंस्ट्रक्टर को छोड़कर जियांग फे आज तक किसी ऐसे एनपीसी से नहीं मिला था जिसका नाम डिस्प्ले ना हो रहा हो। यहां तक कि वो पावरफुल मिस्टीरियस रिंग भी उसके इंस्ट्रक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाई थी। और आज जब उसने प्रोटैगोरस का इतना रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड देखा तो ऊ येजी की आइडेंटिटी को लेकर जियांग फे की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। योर रॉयल हाइनेस प्रोटैगोरस, क्या आप मेरे इंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ जानते हैं? जियांग फे ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। उसने भी उस बूढ़े को बिल्कुल इजाबेला की तरह ही एड्रेस किया था। मेरे दोस्त, तुम मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हो। अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो तुम मुझे ओल्डर ब्रदर कह सकते हो। मैं सच में योर रॉयल हाइनेस कहलाने के लायक नहीं हूं। प्रोटैगोरस ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा। और ठीक है, फिर क्या आप मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर के बारे में बता सकते हैं? जियांग फे ने सिर हिलाया और अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ न बताने का फैसला किया है तो पक्का इसके पीछे उनका कोई अपना रीजन होगा। लेकिन अब तुमने पूछा ही है तो मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। एक पल सोचने के बाद प्रोटैगोरस ने पूछा, क्या तुम किंग जो ऑफ शांग को जानते हो? बिल्कुल, जियांग फे ने तुरंत सिर हिलाया। कुछ समय पहले ही इजाबेला ने उसे किंग जो ऑफ शांग के बारे में बताया था। वो इंसान सच में कमाल का था। उसने बड़ी आसानी से कुछ सेलेस्टियल रैंक लोगों को ऐसे काट डाला था जैसे वो मुर्गियां हों। सीनियर ऊ येजी उन 4 महान असिस्टेंट्स में से एक थे जो किंग जू ऑफ शांग की सेवा करते थे। प्रोटैगोरस ने बस इतना ही कहा। इसके बाद जियांग फे के लाख पूछने पर भी उसने कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एचएसएसएस जियांग फे गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसका क्लास इंस्ट्रक्टर असल में कितना स्ट्रांग है। लेकिन अगर उसका इंस्ट्रक्टर नेफिलिम किंग के करीब जाकर उनके 4 महान असिस्टेंट्स में से एक बन सकता था तो ये क्लास इंस्ट्रक्टर यकीनन बहुत कमाल का था। द लेजेंडरी 4 सेजेस ऑफ द हेवेंस? जियांग फे के पीछे खड़ी इजाबेला चौंकते हुए चिल्लाई। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा हैरानी थी। हाँ, प्रोटैगोरस ने सिर हिलाया। ये तो बहुत बढ़िया है। पल भर की हैरानी के बाद इजाबेला खुशी से झूम उठी। फिर वो जियांग फे की तरफ मुड़ी और बोली, फे, जब भी हमें टाइम मिले तो हम मेरे पिता यानी किंग से मिलने चलेंगे। पहले इजाबेला नेफिलिम किंग से मिलने में डरती थी क्योंकि वो गलती से जियांग फे की पेट बन गई थी। उसे डर था कि किंग गुस्से में आकर जियांग फे को कोई नुकसान न पहुंचा दें। इसीलिए उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि जियांग फे का इंस्ट्रक्टर एक बेहद पावरफुल इंसान था, इसलिए ये प्रॉब्लम पल भर में सॉल्व हो गई थी। इजाबेला काफी समय पहले रेजरेक्ट हुई थी, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे अपने घर और माता पिता की याद ना आए। वो बस इसलिए घर वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि जियांग फे किसी मुसीबत में न फंस जाए। अब जब जियांग फे के पास इतने पावरफुल इंसान का सपोर्ट था तो जाहिर है कि इजाबेला अपने घर जाकर नेफिलिम किंग और क्वीन से मिलने के लिए बेताब थी। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। वो बेवकूफ नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि इजाबेला को घर की याद सता रही है। इसके अलावा अब जियांग फे को ड्रैगन राइडर होने का नाटक करके बाकी सबको बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जियांग फे मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता था। चूंकि उसके पास इतना पावरफुल इंस्ट्रक्टर था, इसलिए उसे इसका पूरा फायदा उठाना ही था। वरना इतने समय से नाटक करके उसने जो भी एक्सपीरियंस और स्किल्स हासिल की थीं, वो सब बेकार चली जाती। योर रॉयल हाइनेस प्रोटैगोरस, क्या मैं आपको नेफिलिम किंग्स पैलेस चलने के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? जियांग फे की हाँ सुनने के बाद इजाबेला ने पलटकर प्रोटैगोरस को इनवाइट किया। वो इस बूढ़े को अपने साथ बस एक बहुत ही सिंपल रीजन से ले जाना चाहती थी। वो उनके लिए एक गवाह बन सकता था। वरना जियांग फे के नेफिलिम टेरिटोरी में कदम रखते ही बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। बिना किसी गवाह के अगर जियांग फे खुद को 4 सेजेस ऑफ द हेवेंस में से किसी एक का डिसाइपल बताता भी तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि लोग उसकी बात पर यकीन करते। अगर उनकी किस्मत खराब हुई तो नेफिलिम किंग्स पैलेस पहुंचने से पहले ही उनकी अच्छी खासी पिटाई हो सकती थी। लेकिन अगर वो प्रोटैगोरस को अपने साथ ले जाते तो बात कुछ और ही होती। इस बूढ़े इंसान की आइडेंटिटी बहुत मायने रखती थी। अगर प्रोटैगोरस कहता कि जियांग फे असल में ऊ येजी का डिसाइपल है तो खुद नेफिलिम किंग भी इस बात पर यकीन कर लेते। हो बिल्कुल, प्रोटैगोरस स्कूल ऑफ द वाइज का लीडर था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसकी समझ में ना आए। वो जियांग फे और इजाबेला के रिलेशनशिप को भी अच्छी तरह भांप चुका था। उसके लिए ये सिर्फ थोड़ी सी बातचीत करके ओ येजी और नेफिलिम्स दोनों की नज़रों में अच्छा बनने का एक सुनहरा मौका था। भला वो इतने बढ़िया मौके को हाथ से कैसे जाने देता? तो फिर चलिए अभी चलते हैं। वैसे भी जियांग फे के पास अभी करने को कुछ नहीं था और ये बेहतर ही था कि वो नेफिलिम से जुड़े मामले को जल्द से जल्द निपटा ले। भले ही उसके पास एक नेफिलिम की आइडेंटिटी थी, लेकिन उसने शैडो कीपर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि उसे डर था कि लोगों को पता चल जाएगा कि उसने नन्ही नेफिलिम प्रिंसेस को अपनी पेट बना लिया है। फीट जियांग फे ने सीटी बजाई और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन कर लिया। वो इजाबेला को माउंट पर बैठने के लिए कहने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि इजाबेला उसे ऐसे देख रही है जैसे वो कोई बेवकूफ हो मेरे दोस्त, तुम पहले कभी नेफिलिम किंग्स पैलेस नहीं गए हो, है ना? अगर हम तुम्हारे इस नकली ड्रैगन पर उड़कर वहां जाने की कोशिश करेंगे तो हमें शायद 10 से 15 दिन लग जाएंगे। प्रोटैगोरस हंसते हुए बोला। और तो फिर हम वहां कैसे जाएंगे? जियांग फे थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया।
मैं तुम दोनों को वहां ले चलूंगा। प्रोटैगोरस जोर से हंसा और फिर उसने अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल एक सफेद रोशनी ने जियांग फे और इजाबेला को चारों तरफ से घेर लिया। स्वूश! जियांग फे की आंखों के सामने एक सफेद रोशनी चमकी और मैप पूरी तरह बदल गया। डिंग! You've discovered the abyss. Obtained 350,000 experience points. Damn! इस मैप का लेवल क्या है? अचानक आए उस सिस्टम प्रॉम्प्ट ने जियांग फे को चौंका दिया था। सिर्फ एक मैप डिस्कवर करने पर ही उसे 3,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए थे। ये इस बात का सबूत था कि ये बहुत ही हाई लेवल का मैप है। सिस्टम के मिनी मैप के जरिए जियांग फे ने मैप का लेवल चेक किया। इसका सिक्योरिटी लेवल 0 था। गेम ऑफिशियल्स की दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पूरा डॉनब्रेक वर्ल्ड 5 हिस्सों में बटा हुआ था। लाइट और डार्क फैक्शंस दोनों के अपने अपने हाई सिक्योरिटी जोन्स थे। ये वो मैप्स थे जिनका सिक्योरिटी लेवल 5 या उससे ज्यादा था। ऐसे मैप्स में बहुत सारे गार्ड्स मौजूद होते थे। अगर उनकी नज़र किसी दुश्मन प्लेयर या एनपीसी पर पड़ती तो वो तुरंत हमला कर देते थे। इसके अलावा अगर प्लेयर्स अपने ही फैक्शंस में एक दूसरे से लड़ते तो उन्हें सजा दी जाती थी। लाइट और डार्क फैक्शंस के 1 से लेकर 4 तक के सिक्योरिटी लेवल वाले मैप्स को लो सिक्योरिटी जोन्स कहा जाता था। भले ही इन मैप्स में एनपीसीएस पेट्रोल करते रहते थे, लेकिन आप उनसे छुपकर बच सकते थे। आखिर लो सिक्योरिटी जोन्स उन हाई सिक्योरिटी जोन्स की तरह नहीं थे, जहां हर तरफ सिर्फ एनपीसीएस ही एनपीसीएस फैले हों। 0 सिक्योरिटी लेवल वाले मैप्स पूरी तरह फ्री कॉम्बैट जोन्स थे। ऐसे मैप्स में कोई एनपीसी गार्ड्स नहीं होते थे। अगर आप ऐसे किसी जोन में कदम रखते हैं तो इसका मतलब था कि आप मारने और मरने दोनों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर मिला दिया जाए तो लाइट और डार्क फैक्शंस दोनों के हाई और लो सिक्योरिटी जोन मैप्स पूरे मैप का सिर्फ 20% हिस्सा ही कवर करते थे। पूरे डॉनब्रेक वर्ल्ड का बाकी 80% हिस्सा 0 सिक्योरिटी लेवल वाले फ्री कॉम्बैट जोन से बना हुआ था। वो 4 मेन सिटीज जहां प्लेयर्स इकट्ठा होते थे वो असल में बिगिनर्स विलेज के ही बड़े वर्जन्स थे। लेवल 60 और 80 के बीच का समय असल में प्लेयर्स के लिए एक फैक्शन चुनने का ग्रेस पीरियड था। कोई भी प्लेयर इस दौरान फैक्शन ना चुनने का ऑप्शन भी ले सकता था। लेकिन लेवल 80 पर पहुंचने के बाद जब तक प्लेयर कोई फैक्शन नहीं चुन लेता वो लेवल अप नहीं कर पाता। न्यूट्रल फैक्शंस में रहने वाले प्लेयर्स का लेवल भी 90 पर जाकर रुक जाता। सिर्फ वही प्लेयर्स लेवल 100 तक पहुंच सकते थे जो लाइट और डार्क फैक्शंस का हिस्सा हों। लेवल 80 पर पहुंचने के बाद प्लेयर्स धीरे धीरे उन 4 मेन सिटीज को छोड़कर अपने अपने फैक्शन जोन्स में जाना शुरू कर देते। यही वो पल होता जहां से असल गेम शुरू होता था। द अबिस नाम का जो मैप जियांग फे के सामने था वो जाहिर तौर पर उसी विशाल फ्री कॉम्बैट जोन का हिस्सा था, लेकिन वो डार्क फैक्शन के कंट्रोल में आता था। द अबिस इजाबेला का घर था, इसलिए वहां पहुंचने के बाद इस इलाके को अच्छे से जानने वाली इजाबेला ने रास्ता दिखाया और वो बहुत जल्दी नेफिलिम किंग्स पैलेस पहुंच गए। जाहिर है कि जब नन्ही प्रिंसेस इजाबेला रास्ता दिखा रही थी तो रास्ते में उन्हें किसी ने नहीं रोका। जियांग फे ने भी इजाबेला के कहे अनुसार अपनी नेफिलिम की ब्लड रेड प्यूपल्स एक्टिवेट कर ली थीं। भले ही ये सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट था जिससे उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती थी, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के बाद जियांग फे ने साफ महसूस किया कि आसपास के एनपीसीएस उसके प्रति काफी फ्रेंडली हो गए थे। हे भले ही तुम अभी सिर्फ एक ऑर्डिनरी नेफिलिम हो, लेकिन तुम्हारा स्टेटस अभी भी उन मिक्स्ड ब्लड नेफिलिम से कहीं ज्यादा है, इजाबेला ने समझाया। ये सो कॉल्ड मिक्स्ड ब्लड नेफिलिम्स उन बच्चों को कहा जाता था जो किसी नेफिलिम और दूसरी डार्क रेसेस के मिलन से पैदा होते थे, जैसे वो जासूस सार्ट्रे जिससे जियांग फे पहले मिला था। कुछ ही देर में जियांग फे नेफिलिम किंग्स पैलेस पहुंच गया। इस बार इजाबेला सीधे जियांग फे और प्रोटैगोरस को अंदर नहीं ले गई। उसकी बजाय वो उनकी तरफ पलटी और बोली, तुम दोनों थोड़ी देर यहां इंतजार करो, मैं पहले जाकर अपने पिता से मिलकर आती हूं। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। भले ही इजाबेला उसकी पेट थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग हो सकते थे। ऐसा तब तक मुमकिन था जब तक कि उनमें से कोई दूसरे मैप में ना चला जाए और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा ना हो। इजाबेला अकेली ही नेफिलिम किंग्स पैलेस के अंदर चली गई, जबकि जियांग फे और प्रोटैगोरस मेन हॉल के बाहर इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें खाली नहीं बैठना पड़ा। एक मिक्स्ड ब्लड नेफिलिम अटेंडेंट ने उन दोनों के आराम करने के लिए साइड हॉल में इंतजाम कर दिया था। रिफ्रेशमेंट्स के साथ साथ सारी चीजें मौजूद थीं। आखिर वो ऐसे मेहमान थे जिन्हें खुद नन्ही प्रिंसेस घर लेकर आई थी। इन अटेंडेंट्स को इस बात का पूरा ध्यान रखना था कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रहे। करीब आधे घंटे बाद इजाबेला साइड हॉल में आई। योर रॉयल हाइनेस प्रोटैगोरस, मेरे पिता ने आपको अंदर बुलाया है, इजाबेला ने प्रोटैगोरस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, देखा जाए तो हम दोनों भाइयों ने बहुत लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। प्रोटैगोरस मुस्कुराया और मेन हॉल के अंदर चला गया। तुम्हारे पिता मुझसे नाराज तो नहीं है ना? जियांग फे अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। भले ही उसका इंस्ट्रक्टर शायद सच में बहुत पावरफुल था, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि सेलेस्टियल रैंक्ड होने के नाते नेफिलिम किंग उसकी बात मानेंगे या नहीं। टेंशन मत लो, लेकिन जब तुम बाद में मेरे पिता से मिलोगे तो अपने बात करने के तरीके का थोड़ा ध्यान रखना। कोई बेवकूफ़ी मत करना। भले ही इजाबेला के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो भी बहुत नर्वस फील कर रही थी। हालांकि उसने ये बात उसे साफ तौर पर नहीं बताई थी,
लेकिन इजाबेला का इस बार जियांग फे को घर लाने का सीधा सा मतलब यही था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के रूप में उसके पेरेंट्स से मिल रहा था। क्या तुम्हें सच में अभी भी मेरी फिक्र हो रही है? मीठी मीठी बातें बनाने में तो मैं मशहूर हूं, जियांग फे हंसते हुए बोला। करीब 10 मिनट बाद एक फीमेल एनपीसी साइड हॉल में आई। वो काफी शांत और गंभीर लग रही थी और उसने बहुत ही संस्कारी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उसमें एक गजब का चार्म था। अकदसीरिस सक्यूबस लोअर ओवरलॉर्ड लेवल 90 हेल्थ पॉइंट्स 100%। रिमार्क्स द नेफिलिम किंग्स थर्ड डॉटर। छोटी बहन, पिता ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है? अकदजीरिस ने मुस्कुराते हुए इजाबेला और जियांग फे से कहा। जी, तीसरी बहन। इजाबेला ने अकदजीरिस को देखकर मुस्कान दी और फिर जियांग फे के हाथ से चिपककर धीरे से फुसफुसाई। ये मेरी तीसरी बहन है। ये मेरे पिता और एक दासी से पैदा हुई एक मिक्स्ड ब्लड नेफिलिम है, इसलिए हम भाई बहनों में इसका स्टेटस थोड़ा नीचे है। लेकिन सक्यूबिसेस पैदाइशी स्मार्ट होती हैं और मीठी बातें बनाने में माहिर होती हैं, इसलिए ये मेरे पिता की फेवरेट्स में से एक है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इजाबेला जियांग फे के कान में फुसफुसाने के लिए उसके हाथ से चिपकी है, लेकिन असल में वो अपनी तीसरी बहन को अपनी ताकत दिखा रही थी। बचपन से ही दोनों बहनों के बीच खिलौनों को लेकर झगड़ा होता रहता था, लेकिन चूंकि इजाबेला एक जायज औलाद थी और वो सबसे छोटी थी, इसलिए हर कोई उस पर जान छिड़कता था और जीत हमेशा उसी की होती थी। इसके बावजूद इजाबेला अपनी तीसरी बहन के चार्म से काफी जलती थी। वो अपनी पूरी जिंदगी खिलौने जीतती आई थी। वो जियांग फे को बिल्कुल नहीं हारना चाहती थी, इसलिए उस पर अपना हक जताने के लिए वो तुरंत जियांग फे के हाथ से चिपक गई है। अकदजीरिस ने जियांग फे को देखकर एक मतलब भरी मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चार्म उसकी रग रग में बसा हो। उसके कपड़े और बर्ताव चाहे जितने भी संस्कारी क्यों ना हो, वो उसके इस नेचुरल चार्म को नहीं छुपा सकते थे। हंसने के बाद अकदजीरिस पलटी और रास्ता दिखाने लगी। उसने दोबारा जियांग फे की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब वो जियांग फे और इजाबेला के आगे चल रही थी तो वो सक्यूबस प्रिंसेस हर कदम के साथ इतनी नजाकत से बल खा रही थी जैसे हवाओं में हल्के हल्के तैर रही हो। पीछे से उसका ये नज़ारा किसी का भी ईमान डगमगाने के लिए काफी था। HMPH। इजाबेला ने तुरंत जियांग फे की कमर पर जोर से चूटी काटी। भले ही जियांग फे ने अपना पेन लेवल सिर्फ 10% पर सेट किया हुआ था, फिर भी वो तिलमिला उठा। क्या कर रही हो तुम? जियांग फे ने इजाबेला से बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हें मेरी तीसरी बहन को देखने की इजाजत नहीं है, इजाबेला ने मुंह फुलाते हुए कहा। तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा, जियांग फे ने चिढ़ते हुए कहा। तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो, इजाबेला ने सिर हिलाया। जियांग फे ने इजाबेला का वो घमंड से भरा चेहरा देखकर अपनी आंखें घुमाईं। सच कहा जाए तो जियांग फे भी एक दुविधा में था। चूंकि वो पहले बहुत ज्यादा घर में ही घुसा रहता था, इसलिए प्यार के मामले में वो पक्का एक नौसिखिया था जिसे रत्ती भर भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अब जब वो इजाबेला को इतने लंबे समय से जानता था, तो चाहे वो कितना भी बेवकूफ या अनजान क्यों ना हो, उसे साफ समझ आ रहा था कि ये वर्चुअल लड़की उसे पसंद करती है। इसमें एक प्रॉब्लम थी। सबसे पहली बात, जियांग फे के लिए एक प्रोग्राम्ड वर्चुअल लड़की के साथ रिलेशनशिप में होना गलत था, लेकिन प्यार के मामले में एकदम नौसिखिया होने के नाते उसे लड़कियों के साथ इतनी क्लोजनेस सच में बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए जियांग फे पूरी तरह उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इजाबेला के साथ उसका रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसीलिए वो हमेशा अनजान बनने का नाटक करता था। उसने कभी ये नहीं माना था कि उसने इजाबेला को अपना लिया है, लेकिन उसने उसे कभी रिजेक्ट भी नहीं किया था। उसके दिमाग में चीजों को इसी तरह खींचते रहना ही सबसे बढ़िया रास्ता था। अकदजीरिस के पीछे पीछे चलते हुए जियांग फे और इजाबेला जल्दी ही नेफिलिम किंग्स पैलेस के मेन हॉल में पहुंच गए। इस वक्त नेफिलिम किंग मेन हॉल में नहीं थे, इससे जियांग फे बहुत कंफ्यूज हो गया। यहां कोई क्यों नहीं है? जियांग फे ने खाली मेन हॉल को देखा और सोचने लगा। मेन हॉल ऑफिशियल मामलों को निपटाने की जगह है। जाहिर सी बात है मेरे पिता तुमसे रियर हॉल में मिलेंगे, इजाबेला ने झिझकते हुए जियांग फे के कान में फुसफुसाया। ओह! जियांग फे ने सिर हिलाया और फिर अकदजीरिस के पीछे मेन हॉल पार करते हुए रियर हॉल में पहुंच गया। रियर हॉल मेन हॉल की तरह उतना फॉर्मल नहीं था। ये ज्यादातर दोस्तों और रिश्तेदारों की खातिरदारी करने के लिए एक लाउंज जैसा था। इस वक्त एक बहुत ही रुतबेदार दिखने वाला मिडिल एज्ड आदमी प्रोटागोरस के साथ चाय पी रहा था। जाहिर है कि यही इंसान नेफिलिम किंग था। नेफिलिम किंग ऑगस्टस, नेफिलिम किंग, लोअर सेलेस्टियल लेवल 105, हेल्थ पॉइंट्स 100%। रिमार्क्स द रूलर ऑफ द नेफिलिम्स, द सुप्रीम हेड ऑफ द डार्क फैक्शन। इसी तरह नेफिलिम किंग का नाम भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था। जियांग फे सिर्फ अपनी मिस्टीरियस रिंग के जरिए ही नेफिलिम किंग के एट्रीब्यूट्स देख पा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा शुरुआत में जियांग फे ने ओ येजी के साथ देखा था। लेकिन पिछली बार जब जियांग फे ने ओ येजी को देखा था, तब से लेकर अब तक मिस्टीरियस रिंग कई बार लेवल अप हो चुकी थी। शायद अगर जियांग फे अब ओ येजी से दोबारा मिलता तो वो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाता। पिताजी, इजाबेला ने बड़े प्यार से नेफिलिम किंग को पुकारा। फिर वो दौड़कर नेफिलिम किंग के पास गई और बड़े लाड़ से उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया। दूसरी तरफ अकदजीरिस एक किनारे पर बहुत ही अदब से खड़ी थी। ये नज़ारा देखकर साफ पता चल रहा था कि नन्ही प्रिंसेस इजाबेला बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ी हुई थी।
योर मैजेस्टी नेफिलिम किंग जियांग फे ने भी उन्हें फॉर्मली ग्रीट किया। नेफिलिम किंग ऑगस्टस ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वो बस जियांग फे को सिर से पैर तक घूरकर उसे परख रहे थे। मैंने सुना है कि तुम सीनियर उयेजी के डिसाइपल हो। एक लंबी खामोशी के बाद नेफिलिम किंग ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। जी हाँ, जियांग फे ने सिर हिलाया और सबूत के तौर पर अपना ब्लेजिंग हैमर बाहर निकाल लिया। हो एक डिवाइन ब्लैकस्मिथ, नेफिलिम किंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। भले ही जियांग फे एक डिसाइपल था, लेकिन डिसाइपल्स भी कई तरह के होते थे। जियांग फे, जो कि एक इंटरमीडिएट डिवाइन ब्लैकस्मिथ था, उसने साफ तौर पर उयेजी की सच्ची टीचिंग्स हासिल की थीं। लेकिन चाहे तुम सीनियर उयेजी के डिसाइपल ही क्यों ना हो, तुम मेरी लाडली बेटी को बिना कुछ बताए अपने साथ ले गए। क्या तुम्हारी ये हरकत थोड़ी अनरीजनेबल नहीं है? नेफिलिम किंग का टोन अचानक बदल गया और उनका चेहरा सख्त हो गया। पिताजी, नेफिलिम किंग को थोड़ा गुस्से में देखकर इजाबेला तुरंत अपने पिता के हाथ से चिपक गई और बड़े प्यार से उन्हें मनाने लगी। योर मैजेस्टी, मुझे बेला की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। और भले ही मैंने बेला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन मैंने कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके बेला से उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करवाया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद बेला से पूछ सकते हैं। जियांग फे ने बहुत ही हम्बल लेकिन कॉन्फिडेंट तरीके से कहा। चूंकि उसका इंस्ट्रक्टर बहुत पावरफुल था, इसलिए उसे ये सब बोलने की हिम्मत मिल गई थी। इसके अलावा प्रोटैगोरस भी उसे इशारे कर रहा था, जिससे जियांग फे को समझ आ गया था कि नेफिलिम किंग सच में उसे कोई सजा नहीं देने वाले हैं। नेफिलिम किंग शायद बस उसका टेस्ट ले रहे थे। बेला, क्या इस लड़के ने तुम्हें कभी बुली किया है? नेफिलिम किंग ने अपना सिर घुमाया और बेला की तरफ देखा। ना नहीं, अपने पिता का ये सवाल सुनकर इजाबेला घबरा गई। आखिर बुली शब्द का मतलब बहुत बड़ा था, इसलिए उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। हा, सच में एक बड़ी हो चुकी बेटी को चुपचाप घर पर बिठाकर रखना बहुत मुश्किल है। नेफिलिम किंग अचानक जोर से हंस पड़े। एक राजा होने के नाते नेफिलिम किंग ऑगस्टस के लिए पारिवारिक प्यार बहुत पहले ही अपनी अहमियत खो चुका था। भले ही वो अपने कुछ बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके इस प्यार से उनकी बेटियों की किस्मत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। नेफिलिम प्रिंसेसेस होने के नाते उनकी शादी से नेफिलिम्स को फायदा होना ही चाहिए था। वो नेफिलिम नोबल्स के बेटों से शादी कर सकती थीं, ताकि नेफिलिम किंग को अपने आदमियों की लॉयल्टी मिल सके। या फिर वो दूसरी रेसेस के प्रिंसेस से शादी कर सकती थीं और नेफिलिम्स के लिए नए एलाइज बना सकती थीं। इन नेफिलिम प्रिंसेसेस की आखिरी किस्मत बस यही हो सकती थी। उन्हें कभी भी अपनी खुद की खुशी ढूंढने का मौका नहीं दिया जाने वाला था। इसमें उनकी सबसे चहेती इजाबेला भी शामिल थी। नेफिलिम किंग की नज़रों में इजाबेला को जियांग फे को सौंपना नेफिलिम्स के फायदों के बिल्कुल हिसाब से था। अगर वो उयेजी के करीब जा सके तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। यहां तक कि ये नेफिलिम्स के लिए लाइट और डार्क फैक्शंस के बीच का बैलेंस तोड़ने और पूरी वॉर जीतने के लिए काफ़ी होगा। इस गोल को पूरा करने के लिए नेफिलिम किंग एक बेटी तो क्या अपनी बाकी 8 बेटियों को जियांग फे को सौंपने में भी जरा भी नहीं हिचकिचाते। इससे नेफिलिम्स को गजब के फायदे मिलते और उनकी छोटी बेटी भी खुश रहती। इसलिए ये पता चलने के बाद कि ये एडवेंचरर असल में उयेजी का सच्चा डिसाइपल है, नेफिलिम किंग ने बहुत पहले ही इस बात के लिए हाँ कर दी थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इजाबेला जियांग फे से शादी करती है, उसकी रखैल बनती है या फिर उसकी पैठी क्यों ना बन जाए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब तक ये रिश्ता नेफिलिम्स को इतना स्ट्रांग एलाई दिलाने में मदद कर सकता था, वो इसकी इजाजत दे देते। नेफिलिम किंग ने जियांग फे का टेस्ट लेने के लिए ही पहले थोड़ा गुस्सा होने का नाटक किया था। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन था। वो देखना चाहते थे कि क्या जियांग फे के दिल में इजाबेला के लिए कोई खास जगह है। फिर वो इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि वो जियांग फे या उयेजी से कितना फायदा उठा सकते हैं। अब चूंकि टेस्ट खत्म हो चुका था, इसलिए नेफिलिम किंग को पूरा हिसाब समझ आ गया था और वो जोर से हंस पड़े। उयेजी के साथ एलाइज बनते ही नेफिलिम्स पूरी तरह से इनविंसिबल हो जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उयेजी नेफिलिम्स के लिए प्रोटॉस के खिलाफ वॉर छेड़ देगा। लेकिन अगर नेफिलिम्स कभी भी किसी मुसीबत में पड़े तो जब तक नेफिलिम किंग जियांग फे को उसमें घसीटते, उयेजी खुद को इससे अलग नहीं रख पाएगा। उयेजी जैसे एलाई के साथ नेफिलिम्स कुछ भी करने के काबिल हो जाएंगे। लाइट और डार्क फैक्शंस के बीच की फ्यूचर वॉर बहुत ही आसान हो जाएगी। पिताजी, अब आप उससे मिल चुके हैं तो वेलकम गिफ्ट कहाँ है? जैसे ही उसने देखा कि नेफिलिम किंग गुस्सा नहीं है और वो जियांग फे को कोई सजा नहीं देने वाले हैं, इजाबेला तुरंत समझ गई कि उसके पिता ने जियांग फे को अपना लिया है। इसलिए वो तुरंत बड़े ही प्यारे अंदाज में अपने पिता से जियांग फे को एक गिफ्ट देने की जिद करने लगी। हाँ, बिल्कुल जैसा सोचा था, लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों की ही बात मानती हैं, नेफिलिम किंग हंसते हुए बोले। वैसे भी इजाबेला की ये जिद उनके प्लान्स के बिल्कुल हिसाब से थी। असल में वो खुद जियांग फे को कोई रिवॉर्ड देने का बहाना ढूंढ रहे थे ताकि वो जियांग फे के और करीब जा सकें। इस तरह अगर फ्यूचर में उन्हें जियांग फे की जरूरत पड़ी तो जियांग फे उन्हें मना नहीं कर पाएगा। हो, मुझे नहीं पता कि एडवेंचरर्स को क्या पसंद है, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे जैसे एडवेंचरर्स के लिए पक्का यूजफुल होगी। नेफिलिम किंग ने अकॉजरिस को ट्रेजर चेस्ट से एक छोटा सा बॉक्स निकालने का ऑर्डर देते हुए कहा। ही थैंक यू पिताजी। इजाबेला ने उस छोटे से बॉक्स को पकड़ा और दौड़कर जियांग फे के पास चली गई। योर मैजेस्टी, गिफ्ट के लिए आपका शुक्रिया। जियांग फे ने नेफिलिम किंग के सामने झुककर कहा। जल्दी इसे खोलो।
इजाबेला ने जियांग फे से जिद की। वो भी ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी कि उसके पिता ने जियांग फे को क्या दिया है। स्वूश, एक पर्पल रोशनी चमकी और इजाबेला का छोटा सा चेहरा लटक गया। आखिर उसके पिता इतने महान नेफिलिम किंग थे। अगर उन्होंने गिफ्ट में सिर्फ एक एपिक आइटम दिया था तो वो सच में बहुत बड़े कंजूस लग रहे थे। अबिस क्रिस्टल पोशन एपिक यूज इमीडिएटली लेवल अप 10 टाइम्स। रिमार्क्स कैन ओनली बी यूज्ड बाय प्लेयर्स बिलो लेवल 50। डैम, एक एक्सपीरियंस पोशन। जियांग फे खुशी से झूम उठा। भले ही ये पोशन सिर्फ एपिक क्वालिटी का था, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त थे। अगर जियांग फे लेवल 49 पर इसका इस्तेमाल करता तो वो पल भर में लेवल 59 पर पहुंच जाता। पल भर में 10 बार लेवल अप होना कैसा फील होगा? अभी लेवल 30 और उससे ऊपर के प्लेयर्स को एक बार लेवल अप होने में 2 या 3 दिन लग जाते थे। लेवल 49 पर एक बार लेवल अप होने के लिए 1 हफ्ते का टाइम भी बहुत फास्ट माना जाएगा। अगर जियांग फे ने इस पोशन का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब था कि वो लेवलिंग में लगने वाले अपने लगभग 3 महीने बचा लेगा। इसके अलावा इससे जियांग फे और बाकी प्लेयर्स के बीच लेवल का एक बहुत बड़ा गैप बन जाएगा। भले ही ये पोशन सिर्फ एपिक क्वालिटी का है, लेकिन ये काफी रेयर है। मेरे पास ये बस एक ही है। जब नेफिलिम किंग ने इजाबेला का लटका हुआ चेहरा देखा तो वो तुरंत समझ गए कि उनकी लाडली बेटी उन्हें कंजूस समझ रही है। इसलिए उन्होंने अपनी बात समझाई। असल में नेफिलिम किंग जियांग फे को सिर्फ ये एक्सपीरियंस पोशन ही दे सकते थे। वो एक लोअर सेलेस्टियल थे जिनका लेवल 100 से भी ज्यादा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनके पास लेवल 40 या लेवल 50 के इक्विपमेंट हों। अगर नेफिलिम किंग सच में जियांग फे को कोई लेवल 90 का गॉडली इक्विपमेंट दे भी देते तो भी जियांग फे को उसे इस्तेमाल करने के लिए एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। इसलिए इस तरह का एक्सपीरियंस पोशन ज्यादा काम की चीज थी। वैसे भी नेफिलिम किंग फ्यूचर में जियांग फे का लेवल ज्यादा होने पर उसे कुछ इक्विपमेंट दे ही सकते थे। अब इस क्रिस्टल मिलने के बाद जियांग फे का इसे तुरंत इस्तेमाल करने का कोई प्लान नहीं था। आखिर बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए इस चीज को लेवल 49 पर इस्तेमाल करना था। नेफिलिम किंग के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जियांग फे जाने के लिए तैयार था। आखिर नेफिलिम किंग बार बार जियांग फे को अपना दामाद कह रहे थे और इससे जियांग फे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। बेला, हम वापस ट्वाइलाइट सिटी कैसे जाएंगे? जियांग फे ने अपने बगल में बैठी इजाबेला के कान में फुसफुसाया। तुम अभी भी वापस ट्वाइलाइट सिटी क्यों जाना चाहते हो? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सीधे डॉनलाइट सिटी चलें? इजाबेला ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्या हम सीधे डॉनलाइट सिटी वापस जा सकते हैं? जियांग फे ने पूछा। बिल्कुल, यहां नेफिलिम किंग्स पैलेस का टेलीपोर्टेशन पॉइंट हमें दुनिया में कहीं भी भेज सकता है, इजाबेला ने बड़े गर्व से कहा। नेफिलिम किंग्स पैलेस असल में डार्क फैक्शन का बेस कैंप था। यहां के टेलीपोर्टेशन पॉइंट दुनिया के कोने कोने से जुड़े हुए थे। लाइट फैक्शन के हाई सिक्योरिटी जोन्स को छोड़कर बाकी ज्यादातर मैप्स में एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट था जो सीधा नेफिलिम किंग्स पैलेस से जुड़ता था। ओह, जियांग फे हैरान था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो पलटा और नेफिलिम किंग ऑगस्टस से बोला, योर मैजेस्टी, चूंकि मैं एक बहुत ही कमजोर एडवेंचरर हूं, इसलिए मुझे और इजाबेला को अभी भी मेन सिटी वापस जाकर ट्रेन करना है। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल, तुम जैसे यंग लोगों को और ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। जियांग फे को जाने के लिए तैयार देखकर नेफिलिम किंग ने उसे नहीं रोका। योर मैजेस्टी, बेला और मैं ज्यादातर मेन सिटी में ही रहेंगे, लेकिन अगर बेला को घर की याद आई तो हम आसानी से यहां वापस कैसे आ सकते हैं? जियांग फे ने आखिरकार अपना असली इरादा दिखा ही दिया। हाँ, ये तो बहुत आसान है। जायरिस, एक अबिसल गेट यहां लाओ। नेफिलिम किंग खुशी से हंस पड़े। अगर जियांग फे अक्सर दी अबिस आना चाहता था तो ये उनके लिए पक्का एक अच्छी खबर थी। आखिर इससे पता चलता था कि जियांग फे नेफिलिम्स के करीब आना चाहता है। बहुत जल्दी अकटजीरिस एक मुट्ठी के साइज का क्रिस्टल बॉल स्टैंड ले आई और उसे जियांग फे के हाथों में थमा दिया। अबिसल गेट पोर्टल लेजेंडरी यूज इग्नोर्स एनी वर्ल्ड बैरियर्स एंड ओपन्स अ पोर्टल टू द अबिस। लास्ट्स फॉर 5 मिनट्स। रिमार्क्स, द अबिसल गेट कैन बी ओपन 3 टाइम्स अ डे। योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग फे खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इस अबिसल गेट के साथ वो बड़ी आसानी से नेफिलिम किंग्स पैलेस आकर टेलीपोर्टेशन पॉइंट का इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह अब उसके पास एक ऐसा टेलीपोर्टेशन आइटम था जो कॉस्मिक ड्रैगन्स टेलीपोर्टेशन ऑर्ब से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। आखिर टेलीपोर्टेशन ऑर्ब रैंडमली काम करता था और कोई नहीं बता सकता था कि उसे इस्तेमाल करने के बाद वो कहां पहुंचेंगे। इसके उलट जियांग फे नेफिलिम किंग्स पैलेस के टेलीपोर्टेशन पॉइंट के जरिए जहां चाहे वहां जा सकता था। अगर वो बहुत सारे दुश्मनों से घिर भी जाता तो भी वो अबिसाल गेट खोलकर भाग सकता था। उसके पोर्टल खोलने के बाद दूसरे प्लेयर्स भी उसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अगर उसके दुश्मन उसका पीछा करते हुए पोर्टल में घुसकर दी अबिस पहुंच गए तो दी अबिस की नेफिलिम आर्मी पक्का उसकी मदद करेगी। अगर नेफिलिम किंग के दामाद को कोई परेशान करे तो नेफिलिम आर्मी उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगी ना। अबिसल गेट मिलने के बाद जियांग फे ने नेफिलिम किंग से विदा ली। वैसे तो जियांग फे तुरंत डॉनलाइट सिटी वापस जाना चाहता था, लेकिन इजाबेला को पैलेस में अपने कमरे से कुछ लेना था, इसलिए उसने जियांग फे को साइड हॉल में अपना इंतजार करने के लिए कहा।
जियांग फेई को 2 घंटे से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा, यहां तक कि सिस्टम ने उसे जबरदस्ती ऑफलाइन कर दिया। तब तक भी इजाबेला वापस नहीं आई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद जियांग फेई रोज की तरह स्कूल चला गया। आज 0541 अभी भी रिपेयर हो रहा था। जियांग फेई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस रिपेयर के बाद मिस्टीरियस रिंग में क्या नई एबिलिटीज आएंगी, लेकिन वो ये जानने के लिए बेताब था। रिपेयर टाइम के 48 घंटों में से आधा समय पहले ही बीत चुका था। जब वो कल गेम से बाहर निकलेगा तो ये शायद पूरा हो चुका होगा। हमेशा की तरह स्कूल की लाइफ का वो एक बोरिंग दिन था। जब रात के 10 बजे तो जियांग फेई एक बार फिर गेम में वापस आ गया। ऑनलाइन आने के बाद जियांग फेई अभी भी साइड हॉल में ही था। करीब 1 घंटे और इंतजार करने के बाद जियांग फेई एक मास्टर के तौर पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इजाबेला को जबरदस्ती अपने पास समन करने ही वाला था। ठीक उसी वक्त इजाबेला आखिरकार आ गई। फेई, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूं? एक पिंक लॉन्ग रॉयल ड्रेस पहने हुए इजाबेला ने जियांग फेई के सामने गोल घूमते हुए पूछा। साफ लग रहा था कि उसने सजने संवरने में बहुत मेहनत की थी। हाँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, जियांग फेई ने सिर हिलाया। ये कोई ऊपर ऊपर से दिया गया जवाब नहीं था। सच में इजाबेला पहले से ही बहुत ज्यादा प्यारी थी। अब सजने संवरने के बाद वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हे जियांग फेई की तारीफ सुनकर इजाबेला बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। तुमने मुझे यहां इतनी देर तक सिर्फ इसलिए इंतजार करवाया ताकि तुम वापस जाकर सज संवर सको? जियांग फेई ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। जाहिर है उसके जैसा बेवकूफ लड़का जिसे कभी प्यार नहीं हुआ था थोड़ा चिढ़ गया था। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? इजाबेला ने मुंह फुलाते हुए कहा। तुम्हें तैयार होने में इतनी देर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, जियांग फेई ने कंप्लेन की। HMPH, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा बर्ताव करने वाले हो तो मैं इतनी मेहनत ही नहीं करती, इजाबेला ने चिढ़ते हुए कहा। जैसा कि कहा जाता है, लड़कियां उसी के लिए सजती हैं जिसे वो पसंद करती हैं। अगर वो जियांग फेई को पसंद नहीं करती तो वो तैयार होने में इतनी मेहनत कभी नहीं करती। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। जियांग फेई इस टॉपिक पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इजाबेला के साथ साइड हॉल से निकल गया। चूंकि इजाबेला नेफिलिम किंग्स पैलेस को काफी अच्छे से जानती थी, इसलिए दोनों को बड़ी आसानी से टेलीपोर्टेशन पॉइंट मिल गया। फिर वो सीधे टेलीपोर्ट होकर डॉनलाइट सिटी एरिया में वापस आ गए। जब वो टेलीपोर्टेशन पॉइंट से बाहर निकले तो वो डॉनलाइट सिटी का सिटी एरिया नहीं था। उसकी बजाय वो एक आउटर मैप में थे जो लेवल 60 से ज्यादा का था। वो टेलीपोर्टेशन पॉइंट डार्क फैक्शन के इलाके में मौजूद था। नेफिलिम्स जैसे डार्क फैक्शन के सीनियर मेंबर्स को उन चारों मेन सिटीज में घुसने की इजाजत नहीं थी। जाहिर है प्रोटोस के लिए भी यही रूल था। इसलिए लाइट और डार्क फैक्शंस के टेलीपोर्टेशन पॉइंट को सिटीज के टेलीपोर्टेशन पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्ट करने की बजाय चारों मेन सिटीज के बाहर ही खोला जा सकता था। लेकिन डॉनलाइट सिटी एरिया में वापस आने के बाद जियांग फेई सिटी में लौटने के लिए बस एक रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही उसने एक रिटर्न स्क्रॉल फाड़ा, एक सफेद रोशनी चमकी। फिर वो और इजाबेला डॉनलाइट सिटी में पहुंच गए। मैं आखिरकार वापस आ गया, जियांग फेई ने गिल्ड चैट में कहा। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। बिग ब्रदर बेयर और बाकी सबने तुरंत उसका वेलकम किया। गिल्ड मास्टर, क्या ट्वाइलाइट सिटी की टेलीपोर्टेशन पॉइंट क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है? लेडी कैसानोवा ने पूछा। अगर ट्वाइलाइट सिटी ने टेलीपोर्टेशन पॉइंट क्वेस्ट कंप्लीट कर ली थी तो वो बिली बॉय और बाकियों को ऑनलाइन आने के लिए कह सकती थी। छुपने के लिए वो उन्हें हमेशा ऑफलाइन रहने के लिए तो नहीं कह सकती थी। शायद नहीं, मैं किसी और रास्ते से वापस आया हूं, जियांग फेई ने समझाया। तो क्या आप बाकियों को वहां से पिक करके वापस ला सकते हैं? लेडी कैसानोवा ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा। कुछ देर सोचने के बाद जियांग फेई ने मना कर दिया। भले ही वो बड़ी आसानी से अबिसल गेट खोलकर बिली बॉय और बाकियों को डॉनलाइट सिटी वापस जाने के लिए नेफिलिम किंग्स पैलेस के टेलीपोर्टेशन पॉइंट का इस्तेमाल करने दे सकता था, लेकिन जियांग फेई अपने बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर नहीं लाना चाहता था। वैसे भी अगर बिली बॉय और बाकी लोग कुछ दिनों तक गेम में लॉगिन नहीं भी करते तो इससे उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला था। डॉनलाइट सिटी वापस आने के बाद जियांग फेई ने अपने रोज वाले काम किए। वो गिल्ड की मेन टीम को डंजन्स ले गया या फिर लेवल 40 के प्लेयर्स के ट्रेन करने लायक कोई मैप ढूंढने निकल गया। ट्वाइलाइट सिटी में बिताए गए समय के मुकाबले उसके ये दिन बहुत ज्यादा आराम से कट रहे थे। पूरा दिन डंजन्स क्लियर करने और ट्रेन करने के बाद आखिरकार जियांग फेई का लेवल 43 से बढ़कर 44 हो गया। आखिर वो कई दिनों से लेवल 43 पर ही अटका हुआ था, तो आज उसका लेवल अप होना तो पक्का ही था। इस वक्त डॉनलाइट सिटी के लेवल रैंकिंग बोर्ड के टॉप 5 प्लेयर्स लेवल 40 पर पहुंच चुके थे। बाकी मेन स्ट्रीम प्लेयर्स भी लेवल 38 और 39 के आसपास ही थे। जियांग फेई ने 7 स्टार्स वॉरियर के बारे में पूछा और उसे पता चला कि ये बंदा लगभग लेवल 41 पर था। एक गेम डे खत्म होने के बाद सुबह 6 बजे जियांग फेई गेम से बाहर आ गया। जियांग फेई को बिल्कुल पता नहीं चला कि उसने स्कूल में पूरा दिन क्या किया। उसका दिमाग पूरी तरह से 0541 में उलझा हुआ था, क्योंकि उसका रिपेयर लगभग पूरा होने ही वाला था। स्कूल से घर लौटने पर 0541 का रिपेयर आखिरकार पूरा हो गया था। जियांग फेई ने जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिनर किया और फिर भागकर अपने कमरे में चला गया।
ये देखकर उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया। उनका बेटा बहुत ज्यादा पढ़ाई करके पागल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें समय निकालकर अपने बेटे से बात करनी होगी और पढ़ाई और आराम के बीच एक सही बैलेंस बनाने में उसकी मदद करनी होगी। इस वक्त जियांग फे को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि उसकी माँ सिचुएशन को कितना गलत समझ रही हैं। अपने कमरे में घुसने के बाद उसने तुरंत मन ही मन 0541 को आवाज लगाई। कैप्टन ब्रेवहार्ट्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट सिस्टम 0541 आपकी खिदमत में हाजिर है। रिपेयर के बाद 0541 काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। कैसा है सब? क्या सब कुछ रिपेयर हो गया है? जियांग फे ने पूछा। मेरी मेन बॉडी फिक्स हो चुकी है, 0541 ने जवाब दिया। तो क्या अब इक्विपमेंट के कुछ और पीसेस बनाना मुमकिन है? जियांग फे ने तुरंत पूछा। नहीं, 0541 ने जवाब दिया। क्या तुम रिपेयर हो चुके हो ना? 0541 की बात सुनकर जियांग फे को लगभग गुस्सा आ ही गया था। अगर उसे पता होता कि 0541 को रिपेयर करना बेकार है तो वो इतनी मेहनत कभी नहीं करता। कैप्टन मिलिट्री फैसिलिटीज बनाने के लिए जिस टेम्पररी फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाता था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कॉम्बैट रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने के लिए आपको या तो वेपन R&D लैब को वापस लाना होगा या फिर दूसरी सपोर्टिंग मिलिट्री फैक्ट्रीज ढूंढनी होंगी, 0541 ने जवाब दिया। तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत ही क्या है? जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाईं। कैप्टन, चूंकि हमने सिविलियन R&D लैब वापस पा ली है इसलिए अब मैं भारी मात्रा में सिविलियन फैसिलिटीज बना सकता हूं। लेकिन बेहतर यही होगा कि हम मास प्रोड्यूस ना करें क्योंकि हमारी एनर्जी की प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, 0541 ने जवाब दिया। तो अब तुम चाहते हो कि मैं कोई फैक्ट्री वापस लाऊं और ज्यादा एनर्जी ढूंढूं? तुम मुझसे इतना सारा काम करवाते हो लेकिन मुझे कभी कुछ प्रोड्यूस नहीं करने देते। भाड़ में जाए सब, तुम मेरी मदद कर रहे हो या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं? इतनी मेहनत करने के बाद भी जब उसे कुछ अच्छा नहीं मिला तो जाहिर है कि जियांग फे थोड़ा दुखी हो गया था। कैप्टन, मैं बस आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूं। फैसला अभी भी आपके हाथों में है। अगर आप मास प्रोडक्शन की जिद करते हैं तो मैं आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन इसका आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ सकता है, 0541 ने एक प्रोग्राम्ड जवाब दिया। छोड़ो यार, मैं तो बस शिकायत कर रहा था। बताओ तुम्हारा क्या सजेशन है? जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। ब्रेवहार्ट के वेपन R&D लैब और इंजन रूम की आपकी तलाश को आसान बनाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक छोटा एयरक्राफ्ट बनाएं, 0541 ने कहा। ओह, क्या तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है? जियांग फे ने पूछा। अगर हम एक सिंगल पर्सन एयरक्राफ्ट की बात करें तो फिलहाल हमारे पास काफी एनर्जी है, 0541 ने कहा। किस तरह का एयरक्राफ्ट? जियांग फे ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। सिविलियन R&D लैब के डेटाबेस के हिसाब से अभी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला एक सस्पेंशन व्हीकल और दूसरा एक एंटी ग्रेविटी हॉवरबोर्ड। 0541 की आवाज के साथ ही जियांग फे की रिंग ने दो एयरक्राफ्ट की इमेजेस प्रोजेक्ट कर दी। सस्पेंशन व्हीकल बिना पहियों वाली एक क्लासिक कार थी, ये काफी रेट्रो लग रही थी। दूसरी तरफ एंटी ग्रेविटी हॉवरबोर्ड देखने में ज्यादा सिंपल था। ये किसी सिल्वर प्लेटेड सर्फबोर्ड जैसा लग रहा था, लेकिन ये काफी कॉम्पैक्ट था। ये कितने बदसूरत हैं। इन दोनों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को देखने के बाद जियांग फे का पहला रिएक्शन यही था। और कैप्टन, आपको इनके अपीयरेंस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बदला जा सकता है। जियांग फे का ऐसा रिएक्शन 0541 की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। ओ, कैसे? जियांग फे ने पूछा। अगर बात सिर्फ अपीयरेंस बदलने की है तो आप इसे लगभग अपनी मर्जी से किसी भी तरह बदल सकते हैं। 0541 की आवाज के साथ ही रिंग से प्रोजेक्ट हो रही उन दोनों एयरक्राफ्ट की इमेजेस बदलने लगीं। अलग अलग डिजाइन्स वाले सस्पेंशन व्हीकल्स जियांग फे के सामने आने लगे। इस बार 0541 ने ऐसे डिजाइन्स चुने थे जो यंग लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कार्स। सस्पेंशन व्हीकल के बगल में मौजूद एंटी ग्रेविटी हॉवरबोर्ड तो और भी ज्यादा बदल रहा था। एक पल वो डिस्क शेप का था तो अगले ही पल वो चौकोर बन गया। एक बार तो वो एक फ्लाइंग कार्पेट में भी बदल गया जो सिर्फ फैंटेसी मूवीज में ही दिखाई देते थे। रुको, इस स्केटबोर्ड को वापस उसी पुराने लुक में बदलो। अचानक जियांग फे की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। स्वूश, सस्पेंशन व्हीकल की प्रोजेक्शन गायब हो गई। अब सिर्फ एंटी ग्रेविटी हॉवरबोर्ड की इमेज बची थी और उसका अपीयरेंस भी वापस उसी डिजाइन में आ गया था जिसके बारे में जियांग फे सोच रहा था। ये एक विशाल तलवार थी जो करीब 1.5 मीटर लंबी और 1.5 फुट चौड़ी थी। ये दिखने में बहुत ही खतरनाक और गॉर्जस लग रही थी और एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी। क्या ये डिजाइन भी मुमकिन है? जियांग फे ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ पूछा। बिल्कुल, ये बस अपीयरेंस में एक बदलाव है। असल में ये अभी भी एक एंटी ग्रेविटी हॉवरबोर्ड ही है, 0541 ने जवाब दिया। ठीक है, फिर यही वाला बनाओ। जियांग फे ने तुरंत फैसला कर लिया। शायद हर चाइनीज लड़के का तलवार पर उड़ने का एक सपना होता था। भले ही एक स्वॉर्ड गॉड बनना सिर्फ कहानियों की बात थी, लेकिन जियांग फे आज अपना ये सपना पूरा कर सकता था। वो अच्छे से जानता था कि ये नकली है। ये सो कॉल्ड तलवार असल में एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट था और ये बस सफर करने का एक जरिया था जिसका कॉम्बैट पावर से कोई लेना देना नहीं था।
इसके बावजूद जियांग फे की एक्साइटमेंट जरा भी कम नहीं हुई थी। कैप्टन आपका हुक्म सर। आंखों पर 0541 ने सिर हिलाया। इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा? जियांग फे से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। तलवार पर उड़ने के ख्याल से ही उसके अंदर गुदगुदी सी होने लगी थी। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन टाइम 8 घंटे है। कैप्टन जब आप कल गेम से बाहर आएंगे तो एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार होगा। 0541 ने जवाब दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जियांग फे ने लगातार 3 बार बढ़िया कहा, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितना ज्यादा एक्साइटेड था। यू भाई, कल मुझे स्कूल से छुट्टी दिलाने में मदद करो और मेरे पेरेंट्स को भी कोई बहाना बना देना। मुझे कुछ समय के लिए अपने मास्टर के पास जाना है। थोड़ा शांत होने के बाद जियांग फे ने हां तियान्यू को कॉल किया। कल गॉड सॉर्ड मिलने के बाद जियांग फे सबसे पहला काम उसे जाकर ट्राई करना चाहता था। वैसे भी 0541 ने यह सिंगल पर्सन एयरक्राफ्ट सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि उसके लिए ब्रेवहार्ट के बाकी फ्रैगमेंट्स ढूंढना आसान हो सके। तो अब चूंकि उसके पास खुद की एक सवारी आ गई थी, इसलिए जियांग फे के पास हमेशा घर पर बैठे रहने का कोई बहाना नहीं बचा था। टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो। जाहिर है हाँ, तियान्यू जियांग फे की बात को मना नहीं करता। ऊपर से ये सुनकर कि जियांग फे अपने लेवल 5 के मास्टर से मिलने जा रहा है, हाँ, तियान्यू की उससे ज्यादा डिटेल्स मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई। सब कुछ अच्छे से प्लान हो जाने के बाद जियांग फे ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ गेम में लॉग इन किया।